आपके लिए खास हीरा भाई आई बुक में आपका स्वागत है। इस मंच पर हम आपके लिए हमेशा नई, आनंददायक और प्रेरणादायक आई बुक्स लेकर के आते हैं। तो चलो बिना समय गंवाएं शुरू करते हैं आपकी कहानी, बायोग्राफी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 से 1955। तो दोस्तों, बने रहो और सब्सक्राइब करो। तो पहले अध्याय में बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म, परिवार और बचपन 1879 से 1894 तक। तो दोस्तों, 14 मार्च 1879 को जर्मनी के दक्षिणी भाग में स्थित उल्म नगर में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस बालक का नाम अल्बर्ट आइंस्टीन रखा गया। उस समय किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि साधारण से दिखने वाला यह बच्चा भविष्य में आधुनिक भौतिकी का सबसे महान वैज्ञानिक बनेगा। उसके विचार केवल वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए नई दिशा तय करेंगे। अल्बर्ट का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हरमन आइंस्टीन एक छोटे उद्योगपति और विद्युत उपकरणों के व्यापारी थे, जबकि उनकी माता पॉलिन आइंस्टीन संगीत प्रेमी, शिक्षित और अत्यंत स्नेही स्वभाव की महिला थी। परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था, लेकिन शिक्षा, अनुशासन और संस्कृति को अत्यधिक महत्व देता था। अल्बर्ट के जन्म के कुछ समय बाद परिवार उल्म से म्यूनिख चला गया। वहां हरमन आइंस्टीन और उनके भाई याकूब आइंस्टीन ने विद्युत उपकरणों का एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। उस समय जर्मनी में बिजली का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा था और नए उद्योग विकसित हो रहे थे। परिवार को आशा थी कि यह व्यापार सफल होगा और उनका भविष्य सुरक्षित बनेगा। म्यूनिख उस समय शिक्षा, उद्योग और कला का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसी वातावरण में अल्बर्ट का बचपन बीतने लगा। जब अल्बर्ट लगभग 2 वर्ष के थे, तब उनकी छोटी बहन मारिया का जन्म हुआ, जिसे परिवार में प्यार से माया कहा जाता था। दोनों भाई बहन के बीच गहरा स्नेह था। माया बाद में अपने भाई के जीवन की अनेक घटनाओं की साक्षी बनी और उन्होंने उनके बचपन की कई महत्वपूर्ण स्मृतियां भी लिखी। परिवार का वातावरण प्रेमपूर्ण था, जहां बच्चों को सोचने और सीखने की स्वतंत्रता दी जाती थी। अल्बर्ट का बचपन सामान्य बच्चों से कुछ अलग था। कहा जाता है कि उन्होंने बोलना अपेक्षाकृत देर से शुरू किया। इससे उनके माता पिता कभी कभी चिंतित हो जाते थे। कई लोगों को लगता था कि यह बच्चा शायद पढ़ाई में भी साधारण रहेगा, लेकिन वास्तव में उनके भीतर विचार करने की अद्भुत क्षमता विकसित हो रही थी। वे कोई भी शब्द बोलने से पहले उसे अपने मन में कई बार दोहराते थे। यही आदत आगे चलकर उनकी गहरी और सावधानीपूर्वक सोच का आधार बनी। अल्बर्ट बचपन से ही शांत स्वभाव के थे। उन्हें शोर शराबा, भीड़ और अनावश्यक बातचीत पसंद नहीं थी। वे अक्सर अकेले बैठकर किसी वस्तु को ध्यान से देखते रहते थे और उसके बारे में सोचते रहते थे। साधारण दिखाई देने वाली चीजें भी उनके मन में अनेक प्रश्न पैदा कर देती थीं। वे हर बात का कारण जानना चाहते थे। यही जिज्ञासा आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। उनके बचपन की एक प्रसिद्ध घटना अक्सर सुनाई जाती है। जब वे लगभग 5 वर्ष के थे, तब एक दिन उनके पिता ने उन्हें एक छोटी चुंबकीय कंपास दिखाई। अल्बर्ट ने देखा कि कंपास की सुई हर बार उत्तर दिशा की ओर ही घूम जाती है। यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बिना किसी दिखाई देने वाली शक्ति के सुई कैसे अपनी दिशा बदल लेती है। इस छोटी सी घटना ने उनके मन में प्रकृति के अदृश्य नियमों को समझने की तीव्र इच्छा पैदा कर दी। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि इस कंपास ने उनके वैज्ञानिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी माता पॉलिन को संगीत से विशेष प्रेम था। उन्होंने बचपन में ही अल्बर्ट को वायलिन सीखने के लिए प्रेरित किया। प्रारंभ में अल्बर्ट को अभ्यास करना पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें संगीत में आनंद आने लगा। विशेष रूप से महान संगीतकार वोल्फगैंग अमाडियस मोत्सार्ट और लुडविग वान बीथोवन की रचनाएं उन्हें अत्यंत प्रिय थीं। संगीत उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। जब भी वे किसी कठिन वैज्ञानिक समस्या पर काम करते, तब कभी कभी वायलिन बजाकर अपने मन को शांत करते थे। उनके लिए संगीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि गहरी एकाग्रता और रचनात्मकता का माध्यम था। अल्बर्ट की प्रारंभिक शिक्षा म्यूनिख के एक कैथोलिक प्राथमिक विद्यालय में हुई। यद्यपि वे यहूदी परिवार से थे, फिर भी उस विद्यालय में उन्होंने अन्य बच्चों के साथ सामान्य रूप से शिक्षा प्राप्त की। वे पढ़ाई में कमजोर नहीं थे, लेकिन उनकी सीखने की शैली अलग थी। उन्हें केवल रट कर याद करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे किसी भी विषय को समझना चाहते थे। यदि उन्हें किसी नियम का कारण नहीं बताया जाता, तो वे संतुष्ट नहीं होते थे। यही कारण था कि कुछ शिक्षक उन्हें जिद्दी और असामान्य विद्यार्थी मानते थे।
विद्यालय का वातावरण अनुशासन पर आधारित था। उस समय जर्मनी की शिक्षा प्रणाली में कठोर नियमों का पालन कराया जाता था। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे बिना प्रश्न पूछे शिक्षक की बात माने। लेकिन अल्बर्ट का स्वभाव अलग था। वे हर बात पर सोचते थे और कई बार प्रश्न पूछते थे। कुछ शिक्षकों को यह व्यवहार पसंद नहीं आता था। फिर भी उनकी गणित और विज्ञान में विशेष रुचि स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। अल्बर्ट के चाचा याकूब आइंस्टीन इंजीनियर थे और गणित में अच्छी समझ रखते थे। उन्होंने अल्बर्ट की प्रतिभा को बहुत जल्दी पहचान लिया। वे अक्सर उन्हें गणित की रोचक समस्याएं हल करने के लिए देते थे। अल्बर्ट इन समस्याओं को उत्साहपूर्वक हल करते थे। कठिन प्रश्नों को हल करने में उन्हें आनंद मिलता था। धीरे धीरे गणित उनका प्रिय विषय बन गया। इसी समय परिवार के एक परिचित मैक्स टालमुड नामक मेडिकल छात्र प्रत्येक सप्ताह आइंस्टीन परिवार के घर भोजन के लिए आते थे। उन्होंने अल्बर्ट को लोकप्रिय विज्ञान और दर्शन की कई पुस्तकें पढ़ने के लिए दी। इन पुस्तकों ने अल्बर्ट की सोच को नई दिशा दी। उन्होंने प्रकृति, ब्रह्मांड और मानव ज्ञान के बारे में गंभीरता से विचार करना शुरू किया। कम आयु में ही वे ऐसी पुस्तकों का अध्ययन करने लगे जिन्हें सामान्यतः बड़े विद्यार्थी पढ़ते थे। लगभग 12 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते अल्बर्ट ने स्वयं ही यूक्लिड की ज्यामिति का अध्ययन कर लिया। इस विषय की तार्किक संरचना ने उन्हें अत्यंत प्रभावित किया। उन्हें लगा कि गणित के माध्यम से संसार के नियमों को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। उन्होंने बाद में कहा था कि ज्यामिति की पहली पुस्तक उनके लिए किसी पवित्र ग्रंथ जैसी थी। इससे उनके मन में तार्किक चिंतन की शक्ति और अधिक विकसित हुई। इसी अवधि में उन्होंने बीज गणित और गणित की अन्य शाखाओं में भी गहरी रुचि दिखाई। कई बार वे विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम से कहीं आगे की पुस्तकें स्वयं पढ़ लेते थे। उन्हें किसी विशेष पुरस्कार या प्रशंसा की अपेक्षा नहीं थी। उनका वास्तविक आनंद सीखने और समझने में था। यही आदत आगे चलकर उनके वैज्ञानिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता बनी। हालांकि पढ़ाई में उनकी रुचि गहरी थी, फिर भी वे खेलकूद में अधिक सक्रिय नहीं थे। उन्हें शांत वातावरण पसंद था। वे लंबी सैर करना, अकेले बैठकर सोचना और पुस्तकें पढ़ना अधिक पसंद करते थे। उनके मित्र कम थे, लेकिन जो भी मित्र थे उनसे उनका व्यवहार स्नेहपूर्ण और ईमानदार था। वे दूसरों का सम्मान करते थे और किसी भी प्रकार के भेदभाव को पसंद नहीं करते थे। बचपन में ही उन्होंने धार्मिक विषयों में भी रुचि दिखाई। कुछ समय तक वे धार्मिक प्रार्थनाएं करते और धार्मिक गीत गाते थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने विज्ञान और गणित का अध्ययन किया, वे संसार को तर्क और प्रमाण के आधार पर समझने लगे। उन्होंने अंधविश्वास की बजाय सत्य की खोज को अधिक महत्व दिया। उनके लिए विज्ञान और नैतिकता दोनों मानव जीवन के महत्वपूर्ण आधार थे। उधर परिवार का व्यापार धीरे धीरे कठिनाइयों का सामना करने लगा। विद्युत उपकरणों के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण व्यवसाय को अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही थी। आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगीं। हर्मन आइंस्टीन और उनके भाई ने स्थिति सुधारने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उन्हें म्यूनिख छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। परिवार इटली के मिलान क्षेत्र की ओर चला गया, जहां नए अवसर मिलने की आशा थी। उस समय अल्बर्ट की पढ़ाई अधूरी थी, इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए म्यूनिख में ही विद्यालय में रहने के लिए छोड़ दिया गया। परिवार से दूर रहना उनके लिए कठिन अनुभव था। वे पहले ही कठोर विद्यालय प्रणाली से संतुष्ट नहीं थे और अब अकेलापन भी महसूस करने लगे। कुछ महीनों बाद उन्होंने विद्यालय छोड़ दिया और अपने परिवार के पास इटली पहुंच गए। यह निर्णय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इटली पहुंचकर अल्बर्ट ने पहली बार अपेक्षाकृत स्वतंत्र वातावरण का अनुभव किया। वहां का जीवन जर्मनी की तुलना में अधिक खुला और सहज लगा। उन्होंने अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। वे समझ चुके थे कि उनका वास्तविक लक्ष्य केवल परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि विज्ञान के माध्यम से प्रकृति के गहरे रहस्यों को समझना है। इसी समय उनके मन में यह विचार भी मजबूत हुआ कि वे आगे की शिक्षा स्विट्जरलैंड में प्राप्त करेंगे, जहां स्वतंत्र चिंतन और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध थे। सन 1894 तक का यह काल अल्बर्ट आइंस्टीन के व्यक्तित्व के निर्माण का आधार बना। उनके परिवार का स्नेह, माता से मिला संगीत का संस्कार, पिता और चाचा से मिली वैज्ञानिक प्रेरणा, कंपास जैसी छोटी घटना से जागी जिज्ञासा, गणित और विज्ञान के प्रति बढ़ता प्रेम तथा स्वतंत्र रूप से सोचने की आदत, इन सभी ने मिलकर उस महान वैज्ञानिक की नींव रखी जो आगे चलकर समय, अंतरिक्ष, ऊर्जा और ब्रह्मांड के बारे में मानव की समझ को हमेशा के लिए बदलने वाला था।
अगले अध्याय में हम उनके स्विट्जरलैंड की ओर बढ़ते कदम, उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक सोच के विकास की कहानी को विस्तार से जानेंगे। अब दूसरे अध्याय में जानते हैं शिक्षा, स्विट्जरलैंड की यात्रा और वैज्ञानिक सोच का विकास 1894 से 1900 तक। तो सन 1894 अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। म्यूनिक में परिवार के व्यवसाय की असफलता के कारण उनके माता पिता और बहन इटली चले गए थे, जबकि अल्बर्ट को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जर्मनी में छोड़ दिया गया था। लेकिन कठोर विद्यालय व्यवस्था, परिवार से दूरी और अपने स्वतंत्र स्वभाव के कारण वे वहां स्वयं को सहज महसूस नहीं कर पा रहे थे। कुछ ही समय बाद उन्होंने विद्यालय छोड़ दिया और बिना अंतिम परीक्षा दिए अपने परिवार के पास इटली पहुंच गए। यह निर्णय उस समय असामान्य माना गया, लेकिन इसी निर्णय ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। इटली पहुंचने के बाद अल्बर्ट ने मिलान और पाविया के वातावरण को निकट से देखा। यहाँ का जीवन जर्मनी की अपेक्षा अधिक खुला और सहज था। लोग कला, संस्कृति और विज्ञान में समान रुचि रखते थे। अल्बर्ट को यह वातावरण पसंद आया। परिवार के साथ रहने से उनका आत्मविश्वास भी लौटा। अब वे अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने लगे। उन्हें यह स्पष्ट हो चुका था कि उनका लक्ष्य केवल कोई नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि विज्ञान के माध्यम से प्रकृति के मूल नियमों को समझना है। इसी दौरान उन्होंने जर्मन नागरिकता छोड़ने का निर्णय लिया। उन्हें सैन्य सेवा और कठोर राष्ट्रवादी व्यवस्था पसंद नहीं थी। कुछ समय के लिए वे किसी भी देश की नागरिकता के बिना रहे। यह निर्णय उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व को दर्शाता था। वे स्वयं को केवल किसी एक देश का नागरिक नहीं, बल्कि पूरी मानवता का सदस्य मानने लगे थे। आगे चलकर यही विचार उनके जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण आधार बना। अल्बर्ट ने उच्च शिक्षा के लिए स्विट्जरलैंड जाने का निश्चय किया। उस समय स्विट्जरलैंड अपने उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों, स्वतंत्र वातावरण और वैज्ञानिक सोच के लिए प्रसिद्ध था। विशेष रूप से ज्यूरिख का फेडरल पॉलिटेक्निक संस्थान यूरोप के श्रेष्ठ तकनीकी संस्थानों में गिना जाता था। एल्बर्ट ने वहीं प्रवेश लेने का लक्ष्य बनाया। सन 1895 में केवल 16 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्यूरिख स्थित फेडरल पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा दी। गणित और भौतिकी में उनका प्रदर्शन असाधारण रहा। परीक्षकों ने उनकी प्रतिभा की खुलकर प्रशंसा की, लेकिन इतिहास, भाषा और कुछ सामान्य विषयों में अपेक्षित अंक न मिलने के कारण वे प्रवेश परीक्षा में सफल नहीं हो सके। यह उनके लिए निराशाजनक क्षण था, लेकिन उन्होंने इसे असफलता नहीं माना। वे जानते थे कि उनकी तैयारी अधूरी थी और उन्हें स्वयं को और बेहतर बनाना होगा। संस्थान के निदेशक ने उनकी गणितीय प्रतिभा को देखते हुए उन्हें सलाह दी कि वे पहले स्विट्जरलैंड के आराउ नगर के कैंटनल स्कूल में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करें। यह सलाह उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक सिद्ध हुई। यदि उन्हें सीधे प्रवेश मिल जाता तो शायद उन्हें वह बौद्धिक वातावरण न मिलता जिसने उनकी सोच को नई दिशा दी। आराउ का विद्यालय जर्मनी के विद्यालयों से बिल्कुल अलग था। यहाँ विद्यार्थियों को केवल पाठ याद कराने पर बल नहीं दिया जाता था। उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने, प्रश्न पूछने और तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। यह वातावरण अल्बर्ट के स्वभाव के अनुकूल था। पहली बार उन्हें लगा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्त करना है। आराउ में रहने के दौरान अल्बर्ट एक शिक्षक के परिवार के साथ रहने लगे। परिवार का वातावरण अत्यंत स्नेहपूर्ण था। उन्हें घर जैसा अपनापन मिला। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे पूरी लगन से अध्ययन करने लगे। विद्यालय में उनके शिक्षक विद्यार्थियों के विचारों का सम्मान करते थे। यह अनुभव उनके लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि आराउ के विद्यालय ने उनके व्यक्तित्व और वैज्ञानिक सोच को गहराई से प्रभावित किया। इसी समय उनके मन में एक प्रसिद्ध कल्पना जन्मी। वे सोचने लगे कि यदि कोई व्यक्ति प्रकाश की किरण के साथ साथ उसी गति से यात्रा करे तो उसे प्रकाश कैसा दिखाई देगा। यह केवल एक कल्पना थी, लेकिन इसी प्रश्न ने आगे चलकर विशेष सापेक्षता सिद्धांत की नींव रखी। उस समय वे केवल 16 वर्ष के थे, फिर भी उनके मन में ऐसे प्रश्न उठ रहे थे जिनके उत्तर उस युग के महान वैज्ञानिक भी पूरी तरह नहीं दे पाए थे। आराउ में उन्होंने गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और दर्शन का गंभीर अध्ययन किया। विशेष रूप से गणित में उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती गई। वे किसी भी सूत्र को केवल याद नहीं करते थे, बल्कि उसके पीछे छिपे सिद्धांत को समझने का प्रयास करते थे। यही आदत उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग बनाती थी।
वे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के कार्यों का भी अध्ययन करने लगे। उन्होंने विशेष रुचि के साथ आइजैक न्यूटन, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल और अन्य महान वैज्ञानिकों के सिद्धांतों को पढ़ा। मैक्सवेल के विद्युत और चुंबकत्व संबंधी सिद्धांतों ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्हें महसूस हुआ कि प्रकृति के अनेक नियम आपस में जुड़े हुए हैं और यदि उन्हें सही दृष्टि से समझा जाए तो ब्रह्मांड के गहरे रहस्य सामने आ सकते हैं। सन 1896 में उन्होंने आराव विद्यालय की अंतिम परीक्षा उत्कृष्ट अंकों के साथ उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्हें ज्यूरिख के फेडरल पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रवेश मिल गया। ये उनके जीवन का एक बड़ा सपना पूरा होने जैसा था। अब वे उस संस्थान में अध्ययन करने जा रहे थे जहां यूरोप के अनेक प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। ज्यूरिख पहुंचकर अल्बर्ट ने गणित और भौतिकी के शिक्षक बनने के उद्देश्य से 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। यहाँ का वातावरण अत्यंत बौद्धिक था। विभिन्न देशों से आए विद्यार्थी विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग के नए विचारों पर चर्चा करते थे। अल्बर्ट को यह वातावरण बहुत पसंद आया। वे पुस्तकालय में घंटों बैठकर अध्ययन करते और अपने मित्रों के साथ वैज्ञानिक विषयों पर विचार विमर्श करते। हालांकि वे नियमित रूप से सभी कक्षाओं में उपस्थित नहीं रहते थे। यदि उन्हें लगता कि किसी विषय को वे स्वयं पढ़ सकते हैं, तो वे पुस्तकालय में जाकर अध्ययन करना अधिक उचित समझते थे। इस कारण कुछ अध्यापक उनसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं रहते थे, लेकिन उनकी स्वतंत्र अध्ययन की आदत ने उनके ज्ञान को और अधिक गहरा बनाया। इसी संस्थान में उनकी मुलाकात कई प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से हुई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थीं मिलेवा मारिच, जो सर्बिया से आई थीं और भौतिकी की छात्रा थीं। उस समय विज्ञान में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। मिलेवा अत्यंत मेधावी थीं और विज्ञान के प्रति गंभीर रुचि रखती थीं। अल्बर्ट और मिलेवा के बीच वैज्ञानिक विषयों पर लंबी चर्चाएं होने लगीं। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी मित्रता विकसित हुई। संस्थान में अल्बर्ट के एक अन्य घनिष्ठ मित्र मार्सेल ग्रॉसमैन बने। वे अत्यंत व्यवस्थित और परिश्रमी विद्यार्थी थे। वे नियमित रूप से कक्षा के नोट्स तैयार करते थे। कई बार अल्बर्ट उन्हीं नोट्स की सहायता से परीक्षा की तैयारी करते थे। आगे चलकर ग्रॉसमैन ने आइंस्टीन के वैज्ञानिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ज्यूरिख में अध्ययन के दौरान अल्बर्ट का अधिकांश समय पुस्तकालयों में बीतता था। वे पाठ्यक्रम से आगे बढ़कर नवीन वैज्ञानिक शोधपत्र पढ़ते थे। उन्हें विशेष रूप से विद्युत, चुंबकत्व, प्रकाश और ऊर्जा से संबंधित समस्याओं में रुचि थी। वे यह समझना चाहते थे कि क्या प्रकृति के सभी नियमों को कुछ मूल सिद्धांतों के माध्यम से समझाया जा सकता है। उनकी रुचि केवल विज्ञान तक सीमित नहीं थी। वे दर्शन शास्त्र का भी गहन अध्ययन करते थे। उन्होंने इमैनुअल कांट, डेविड ह्यूम और अन्य दार्शनिकों के विचार पढ़े। इन विचारों ने उन्हें यह समझने में सहायता की कि वैज्ञानिक सिद्धांत केवल गणितीय समीकरण नहीं होते, बल्कि वे मानव ज्ञान की सीमाओं और प्रकृति की वास्तविकता को समझने का माध्यम भी हैं। संगीत भी उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा। व्यस्त अध्ययन के बीच वे नियमित रूप से वायलिन बजाते थे। संगीत उन्हें मानसिक शांति देता था। कई बार कठिन वैज्ञानिक समस्या पर विचार करते समय वे पहले वायलिन बजाते और फिर नए उत्साह के साथ अपने अध्ययन में लग जाते। उनके लिए विज्ञान और संगीत दोनों रचनात्मक चिंतन के अलग अलग रूप थे। आर्थिक दृष्टि से उनका जीवन आसान नहीं था। परिवार की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं थी, इसलिए उन्हें अत्यंत सादगी से जीवन बिताना पड़ता था। वे सीमित साधनों में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखते थे। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। वे जानते थे कि ज्ञान ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। अध्ययन के अंतिम वर्षों में उन्होंने विद्युत चुंबकत्व और सैद्धांतिक भौतिकी के जटिल प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। वे अक्सर अपने साथियों से ऐसे प्रश्न पूछते जिनका उत्तर देना आसान नहीं होता था। उनकी आदत थी कि वे किसी स्थापित सिद्धांत को भी बिना तर्क के स्वीकार नहीं करते थे। यदि उन्हें कोई बात स्पष्ट नहीं लगती, तो वे उसके मूल तक पहुंचने का प्रयास करते थे। सन 1900 में उन्होंने अपनी अंतिम परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी की और फेडरल पॉलिटेक्निक संस्थान से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। यह उपलब्धि उनके लंबे संघर्ष और निरंतर परिश्रम का परिणाम थी। लेकिन उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। डिग्री मिलने के बाद उन्हें तुरंत कोई स्थायी नौकरी नहीं मिली। कई स्थानों पर आवेदन करने के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिली। यह उनके जीवन के एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। फिर भी इन वर्षों का सबसे बड़ा महत्व उनकी वैज्ञानिक सोच के विकास में था। आराव की स्वतंत्र शिक्षा
ज्यूरिख का बौद्धिक वातावरण, गणित और भौतिकी का गहन अध्ययन, महान वैज्ञानिकों के सिद्धांतों का विश्लेषण, दर्शन का प्रभाव, संगीत से मिला मानसिक संतुलन और स्वयं प्रश्न पूछने की आदत, इन सब ने मिलकर उस युवा वैज्ञानिक को तैयार किया जो कुछ ही वर्षों बाद आधुनिक विज्ञान के इतिहास में सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक का सूत्रपात करने वाला था। अगले अध्याय में हम उनके प्रारंभिक संघर्ष, रोजगार की खोज, पारिवारिक जीवन की शुरुआत और उन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे जिनके बीच उन्होंने अपने महान वैज्ञानिक सफर की वास्तविक शुरुआत की। अब तीसरे अध्याय में जानते हैं प्रारंभिक संघर्ष, नौकरी और विवाह 1900 से 1904 तक। तो सन 1900 में फेडरल पॉलिटेक्निक संस्थान ज्यूरिख से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह आशा की थी कि उन्हें शीघ्र ही किसी विद्यालय या विश्वविद्यालय में अध्यापन का अवसर मिल जाएगा। उनकी प्रतिभा असाधारण थी और गणित तथा भौतिकी पर उनकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन वास्तविक जीवन उनकी अपेक्षाओं से बिल्कुल अलग निकला। उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद उन्हें नौकरी पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। यही संघर्ष उनके व्यक्तित्व को और अधिक दृढ़ बनाने वाला सिद्ध हुआ। स्नातक बनने के बाद उन्होंने अपने कई शिक्षकों से सहायक पद के लिए सिफारिश की अपेक्षा की, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। इसका एक कारण उनका स्वतंत्र स्वभाव भी था। छात्र जीवन में वे हर बात पर प्रश्न पूछते थे और कई बार नियमित कक्षाओं में उपस्थित रहने के बजाय स्वयं अध्ययन करना पसंद करते थे। कुछ अध्यापक उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करते थे, लेकिन उनके अनुशासनहीन माने जाने वाले व्यवहार से संतुष्ट नहीं थे। परिणाम स्वरूप उन्हें किसी विश्वविद्यालय में सहायक पद नहीं मिल सका। नौकरी की तलाश में उन्होंने स्विट्जरलैंड और आसपास के अनेक विद्यालयों तथा संस्थानों में आवेदन भेजे। वे हर अवसर का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन अधिकांश स्थानों से या तो उत्तर नहीं मिला या फिर उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। लगातार मिल रही असफलताओं ने उन्हें निराश अवश्य किया, परंतु उन्होंने अपने प्रयास बंद नहीं किए। उन्हें विश्वास था कि यदि अवसर मिलेगा तो वे अपनी योग्यता अवश्य सिद्ध करेंगे। आर्थिक कठिनाइयां लगातार बढ़ रही थीं। परिवार की स्थिति पहले से ही कमजोर थी और वे अपने माता पिता पर अधिक बोझ नहीं बनना चाहते थे। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने निजी ट्यूशन देना शुरू किया। वे विद्यार्थियों को गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। आय बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन इससे उनका दैनिक खर्च चल जाता था। इस कठिन समय ने उन्हें सादगी और आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाया। इसी दौरान उनकी मित्रता मिलेवा मारीच के साथ और गहरी होती गई। दोनों ने साथ पढ़ाई की थी और विज्ञान के प्रति समान रुचि रखते थे। वे अक्सर भौतिकी की समस्याओं पर चर्चा करते, नए शोध पत्र पढ़ते और भविष्य की योजनाओं पर विचार करते थे। मिलेवा अल्बर्ट की बौद्धिक साथी बन चुकी थी। दोनों के बीच परस्पर सम्मान और विश्वास का संबंध विकसित हुआ। अल्बर्ट का अधिकांश समय अध्ययन में बीतता था। नौकरी न होने के बावजूद उन्होंने विज्ञान से दूरी नहीं बनाई। वे पुस्तकालयों में जाकर नवीन शोध पढ़ते, अपने नोट्स तैयार करते और भौतिकी के मूलभूत प्रश्नों पर विचार करते रहते। उनके मन में बार बार यही प्रश्न उठता कि क्या न्यूटन के नियम और मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांतों को किसी व्यापक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। वे महसूस करने लगे थे कि विज्ञान के कुछ स्थापित सिद्धांतों में ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर अभी तक स्पष्ट नहीं है। सन 1901 उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आया। इसी वर्ष उन्हें स्विस नागरिकता प्राप्त हुई। कई वर्षों तक बिना किसी नागरिकता के रहने के बाद यह उनके लिए बड़ी राहत थी। स्विट्जरलैंड का उदार वातावरण उन्हें पहले से ही पसंद था। अब वे स्वयं को इस देश का नागरिक मानकर अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य की योजना बना सकते थे। स्विस नागरिक बनने के बाद भी नौकरी की समस्या बनी रही। कुछ समय के लिए उन्हें एक अस्थायी अध्यापन कार्य मिला, लेकिन वह स्थायी नहीं था। वे समझ चुके थे कि केवल विश्वविद्यालय में नियुक्ति की प्रतीक्षा करना उचित नहीं होगा। उन्हें किसी भी प्रकार का सम्मानजनक कार्य स्वीकार करना पड़ेगा ताकि आर्थिक स्थिरता प्राप्त हो सके। इसी समय उनके मित्र मार्सेल ग्रॉसमैन ने उनकी सहायता की। ग्रॉसमैन के पिता का परिचय स्विट्जरलैंड के संघीय पेटेंट कार्यालय के अधिकारियों से था। उन्होंने अल्बर्ट की योग्यता के बारे में बताया और उनके लिए सिफारिश की। यह सिफारिश आगे चलकर आइंस्टीन के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक सिद्ध हुई। कई औपचारिक प्रक्रियाओं के बाद सन 1902 में अल्बर्ट आइंस्टीन को स्विट्जरलैंड के बर्न नगर में स्थित संघीय पेटेंट कार्यालय में तकनीकी विशेषज्ञ, थर्ड क्लास टेक्निकल एक्सपर्ट
के पद पर नियुक्ति मिली। यह कोई विश्वविद्यालय नहीं था और न ही यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान का वातावरण था। उनका कार्य नए आविष्कारों और तकनीकी उपकरणों के लिए आने वाले पेटेंट आवेदनों की जांच करना था। उन्हें यह देखना होता था कि कोई नया आविष्कार वास्तव में मौलिक है या नहीं। पहली दृष्टि में यह नौकरी साधारण लग सकती थी, लेकिन वास्तव में इसने उनके वैज्ञानिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतिदिन उन्हें विभिन्न प्रकार के विद्युत और यांत्रिक उपकरणों के डिजाइन, सिद्धांत और कार्यप्रणाली का अध्ययन करना पड़ता था। इससे उनकी विश्लेषण करने की क्षमता और अधिक विकसित हुई। वे किसी भी तकनीकी विचार को सरल और स्पष्ट रूप में समझने लगे। पेटेंट कार्यालय का काम निर्धारित समय में पूरा हो जाता था। उसके बाद उनके पास अपना अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय बचता था। यही समय उनके जीवन का सबसे मूल्यवान समय सिद्ध हुआ। कार्यालय से लौटने के बाद वे देर रात तक भौतिकी की समस्याओं पर काम करते। साधारण से कमरे में बैठकर वे ऐसे विचारों पर चिंतन करते थे जो आगे चलकर पूरी दुनिया की वैज्ञानिक सोच को बदलने वाले थे। बर्न में उनका जीवन अत्यंत सादा था। वे विलासिता से दूर रहते थे। साधारण कपड़े पहनना, पैदल चलना, सीमित खर्च करना और पुस्तकों के बीच समय बिताना उन्हें पसंद था। उनके लिए ज्ञान किसी भी भौतिक सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण था। इसी दौरान उनकी मुलाकात कुछ ऐसे मित्रों से हुई जिनके साथ वे नियमित रूप से विज्ञान, दर्शन और समाज पर चर्चा करते थे। इन मित्रों में मॉरिस सोलोवीन और कॉनराड हाबिस्ट प्रमुख थे। तीनों ने मिलकर मजाक मजाक में अपने छोटे से अध्ययन समूह का नाम ओलंपिया अकादमी रख दिया। ये कोई औपचारिक संस्था नहीं थी, बल्कि मित्रों का ऐसा समूह था जहां वे महान वैज्ञानिकों और दार्शनिकों की पुस्तकों पर गंभीर चर्चा करते थे। इन बैठकों में वे न्यूटन, मैक्सवेल, हेनरी पोइंकारे, अर्नस्ट मार्क और डेविड ह्यूम जैसे विचारकों के कार्यों का अध्ययन करते। इन चर्चाओं ने अल्बर्ट की सोच को और अधिक गहराई दी। वे हर सिद्धांत को तर्क की कसौटी पर परखते थे। यदि कोई विचार उन्हें संतोषजनक नहीं लगता तो वे उसके विकल्प के बारे में सोचते रहते। सन 1902 उनके निजी जीवन के लिए दुखद भी रहा। उसी वर्ष उनके पिता हर्मन आइंस्टीन का निधन हो गया। अपने अंतिम दिनों में पिता चाहते थे कि अल्बर्ट और मिलेवा विवाह कर लें। पिता की मृत्यु ने अल्बर्ट को गहरा आघात पहुंचाया। वे अपने पिता का बहुत सम्मान करते थे। इस घटना ने उन्हें जीवन की अनिश्चितता का एहसास कराया और वे अपने कार्य के प्रति और अधिक गंभीर हो गए। पिता के निधन के बाद अल्बर्ट ने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी समझा। वे नियमित रूप से अपने माता पिता के संघर्ष को याद करते थे और मानते थे कि कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी और परिश्रम नहीं छोड़ना चाहिए। यही मूल्य उनके जीवन भर बने रहे। 6 जनवरी 1903 को एल्बर्ट आइंस्टीन और मिलेवा मारीच का विवाह हुआ। विवाह अत्यंत सादगी से संपन्न हुआ। इसमें केवल कुछ करीबी लोग ही उपस्थित थे। विवाह के बाद दोनों ने बर्न में साधारण जीवन शुरू किया। उनके पास अधिक धन नहीं था, लेकिन दोनों शिक्षा और ज्ञान को सबसे बड़ा धन मानते थे। वे एक दूसरे का सम्मान करते थे और भविष्य के सपने साझा करते थे। विवाह के बाद भी अल्बर्ट का अधिकांश समय वैज्ञानिक अध्ययन में ही बीतता था। वे कार्यालय का कार्य पूरी ईमानदारी से करते और शेष समय अनुसंधान में लगाते। कई बार रात देर तक वे कागजों पर समीकरण लिखते रहते। उनके मन में बार बार यही विचार आता कि यदि प्रकृति के नियम सभी पर्यवेक्षकों के लिए समान हैं, तो समय और स्थान की हमारी सामान्य धारणाएं शायद पूर्णतः सही नहीं हैं। इसी अवधि में उन्होंने प्रकाश, ऊर्जा और गति से संबंधित अनेक नोट्स तैयार किए। वे बार बार अपने पुराने विचारों की समीक्षा करते और उन्हें नए तर्कों से परखते। उनकी कार्यशैली बहुत धैर्यपूर्ण थी। वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हर संभावना पर विचार करते थे। सन 1904 में उनके जीवन में एक और सुखद घटना घटी। उनके पुत्र हांस अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ। पिता बनने के बाद उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गईं। अब उन्हें परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना था। इसके बावजूद उन्होंने अपने वैज्ञानिक कार्य में कोई कमी नहीं आने दी। वे दिन में कार्यालय का काम करते, परिवार के साथ समय बिताते और रात में अनुसंधान करते। इन वर्षों में उन्होंने किसी बड़ी वैज्ञानिक खोज की घोषणा नहीं की थी, लेकिन उनके मन में अनेक नए विचार आकार ले रहे थे। वे यह समझने का प्रयास कर रहे थे कि प्रकाश वास्तव में क्या है, परमाणुओं का व्यवहार कैसा होता है और समय तथा स्थान की प्रकृति क्या है। वे जानते थे कि इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए केवल पुराने सिद्धांत पर्याप्त नहीं होंगे। बर्न के छोटे से पेटेंट
कार्यालय में बैठा यह युवा वैज्ञानिक बाहरी दुनिया की दृष्टि में एक साधारण सरकारी कर्मचारी था। किसी को यह अनुमान नहीं था कि यही व्यक्ति कुछ वर्षों बाद आधुनिक भौतिकी की सबसे बड़ी क्रांति का सूत्रपात करेगा। उसकी मेज पर रखी फाइलों के साथ साथ कुछ ऐसे कागज भी होते थे जिन पर लिखे विचार भविष्य में विज्ञान का इतिहास बदलने वाले थे। सन 1900 से 1904 तक का यह काल संघर्ष, धैर्य, आत्मविश्वास और निरंतर अध्ययन का काल था। नौकरी पाने की कठिनाइयां, आर्थिक समस्याएं, पिता की मृत्यु, विवाह, पारिवारिक जिम्मेदारियां और साधारण जीवन, इन सभी परिस्थितियों के बीच अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने भीतर की वैज्ञानिक जिज्ञासा को कभी कम नहीं होने दिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि महान खोजें केवल बड़ी प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि गहरी जिज्ञासा, स्वतंत्र चिंतन और निरंतर परिश्रम से जन्म लेती हैं। अगले अध्याय में हम सन 1905 के उस ऐतिहासिक वर्ष का विस्तार से अध्ययन करेंगे जिसे विज्ञान के इतिहास में चमत्कारी वर्ष के नाम से जाना जाता है, जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने कुछ ही महीनों में ऐसे शोध पत्र प्रकाशित किए जिन्होंने आधुनिक भौतिकी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अब चौथे अध्याय में जानते हैं चमत्कारी वर्ष 1905 और आधुनिक भौतिकी का नया युग। तो सन 1905 विज्ञान के इतिहास का एक ऐसा वर्ष था जिसने मानव की ब्रह्मांड को समझने की दृष्टि को हमेशा के लिए बदल दिया। यह वर्ष केवल एल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन का ही नहीं, बल्कि आधुनिक भौतिकी के इतिहास का भी सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। उस समय वे किसी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नहीं थे, न ही उनके पास कोई बड़ी प्रयोगशाला थी। वे स्विट्जरलैंड के बर्न नगर में स्थित संघीय पेटेंट कार्यालय में एक साधारण तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहे थे। दिन भर वे आविष्कारों से संबंधित पेटेंट आवेदनों की जांच करते और शाम को घर लौटकर विज्ञान की जटिल समस्याओं पर विचार करते। बाहरी दुनिया के लिए वे एक सामान्य सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन उनके मन में ऐसे विचार जन्म ले रहे थे जो आने वाले समय में पूरी वैज्ञानिक दुनिया को नई दिशा देने वाले थे। 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश वैज्ञानिकों को विश्वास था कि भौतिकी के लगभग सभी प्रमुख नियम खोजे जा चुके हैं। सर आइजैक न्यूटन के गति और गुरुत्वाकर्षण संबंधी सिद्धांत 200 वर्षों से अत्यंत सफल माने जा रहे थे। दूसरी ओर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने विद्युत और चुंबकत्व के सिद्धांतों को एक सूत्र में बांधकर विज्ञान को नई ऊंचाई दी थी। फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर स्पष्ट नहीं था, विशेष रूप से प्रकाश की प्रकृति, परमाणुओं का अस्तित्व और समय तथा स्थान की वास्तविकता वैज्ञानिकों के सामने चुनौती बने हुए थे। आइंस्टीन ने इन्हीं समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। पेटेंट कार्यालय में कार्य करते हुए उन्होंने समय का अत्यंत अनुशासित उपयोग करना सीख लिया था। कार्यालय का काम समाप्त होने के बाद वे अपने अध्ययन कक्ष में बैठकर घंटों सोचते रहते। वे केवल पुस्तकों पर निर्भर नहीं रहते थे, बल्कि अपनी कल्पना का भी उपयोग करते थे। वे अक्सर ऐसे काल्पनिक प्रयोगों की कल्पना करते जिन्हें आज विचार प्रयोग या थॉट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इन मानसिक प्रयोगों के माध्यम से वे उन परिस्थितियों की कल्पना करते जिन्हें वास्तविक प्रयोगशाला में करना उस समय संभव नहीं था। उनके मन में वर्षों से एक प्रश्न घूम रहा था, यदि कोई व्यक्ति प्रकाश की किरण के साथ उसी गति से यात्रा करे तो उसे प्रकाश कैसा दिखाई देगा? यह साधारण सा प्रश्न वास्तव में बहुत गहरा था। इसका उत्तर खोजते खोजते उन्होंने समय, दूरी और गति के बारे में प्रचलित धारणाओं पर पुनः विचार करना शुरू किया। उन्हें धीरे धीरे यह महसूस हुआ कि शायद समय और स्थान वैसे स्थिर नहीं है जैसा लोग समझते हैं। इसी वर्ष उन्होंने अपना पहला महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने प्रकाश की प्रकृति के बारे में नया विचार प्रस्तुत किया। उस समय सामान्य धारणा यह थी कि प्रकाश केवल तरंग के रूप में व्यवहार करता है, लेकिन आइंस्टीन ने यह सुझाव दिया कि कुछ परिस्थितियों में प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा पैकेटों के रूप में भी व्यवहार करता है। बाद में इन्हें प्रकाश क्वांटा कहा गया और आगे चलकर फोटॉन नाम दिया गया। इस विचार ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की। यही वह कार्य था जिसके लिए उन्हें कई वर्षों बाद नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह उल्लेखनीय है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार सापेक्षता सिद्धांत के लिए नहीं, बल्कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए दिया गया। उसी वर्ष उन्होंने एक दूसरा शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने ब्राउनियन गति का विश्लेषण किया। वैज्ञानिक लंबे समय से देख रहे थे कि पानी में तैरते हुए अत्यंत छोटे कण लगातार अनियमित रूप से हिलते डुलते रहते हैं। इस घटना का कारण स्पष्ट नहीं था।
आइंस्टीन ने गणितीय विश्लेषण के माध्यम से बताया कि यह गति वास्तव में अदृश्य अणुओं और परमाणुओं के लगातार टकराने के कारण होती है। उनके इस कार्य ने परमाणुओं के वास्तविक अस्तित्व के पक्ष में अत्यंत मजबूत प्रमाण प्रस्तुत किया। उस समय तक कुछ वैज्ञानिक परमाणुओं के अस्तित्व पर संदेह करते थे, लेकिन आइंस्टीन के विश्लेषण ने इस विवाद को काफी हद तक समाप्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन का सबसे प्रसिद्ध शोध पत्र प्रकाशित किया, विशेष सापेक्षता सिद्धांत। यह सिद्धांत भौतिकी के इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। उन्होंने दो मूल सिद्धांतों को आधार बनाया। पहला, प्रकृति के नियम उन सभी पर्यवेक्षकों के लिए समान हैं जो समान गति से चल रहे हैं। दूसरा, निर्वात में प्रकाश की गति सभी पर्यवेक्षकों के लिए समान रहती है, चाहे प्रकाश स्रोत या पर्यवेक्षक की गति कुछ भी हो। इन सिद्धांतों से ऐसे परिणाम निकले जिन्होंने सदियों से चली आ रही धारणाओं को बदल दिया। आइंस्टीन ने बताया कि समय सभी के लिए समान गति से नहीं चलता। यदि दो व्यक्ति अलग अलग गति से यात्रा कर रहे हों, तो उनके लिए समय का प्रवाह अलग हो सकता है। इसी प्रकार किसी वस्तु की लंबाई भी उसकी गति के अनुसार बदल सकती है। यह विचार उस समय लोगों के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक था, क्योंकि सामान्य जीवन में ऐसी घटनाएं अनुभव नहीं होती, लेकिन अत्यधिक गति पर यह प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले इन्हें पूरी तरह अलग माना जाता था, लेकिन आइंस्टीन ने दिखाया कि दोनों मिलकर एक संयुक्त संरचना बनाते हैं। आगे चलकर इसी विचार ने आधुनिक अंतरिक्ष समय की अवधारणा को जन्म दिया। विशेष सापेक्षता सिद्धांत प्रकाशित होने के कुछ ही समय बाद आइंस्टीन ने एक छोटा सा शोध पत्र और प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने इतिहास का सबसे प्रसिद्ध समीकरण प्रस्तुत किया, E बराबर mc की घात 2। इस समीकरण का अर्थ था कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य हैं। किसी वस्तु के भीतर अत्यंत छोटी मात्रा का द्रव्यमान भी बहुत बड़ी मात्रा की ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है। उस समय किसी ने भी इस समीकरण के भविष्य के महत्व की पूरी कल्पना नहीं की थी। बाद में यही सिद्धांत परमाणु ऊर्जा और नाभिकीय विज्ञान का आधार बना। हालांकि उस समय आइंस्टीन स्वयं परमाणु हथियारों की कल्पना नहीं कर रहे थे। उनका उद्देश्य केवल प्रकृति के मूल नियमों को समझना था। विज्ञान की खोज को मानवता की सेवा मानते थे। उनके लिए विज्ञान का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि सत्य की खोज था। सन 1905 में प्रकाशित उनके शोध पत्र प्रारंभ में तुरंत प्रसिद्ध नहीं हुए। कई वैज्ञानिकों ने उन्हें ध्यान से पढ़ा, लेकिन कुछ लोगों को उनके विचार अत्यधिक नए और असामान्य लगे। वैज्ञानिक समुदाय में किसी भी नए सिद्धांत को स्वीकार करने में समय लगता है, इसीलिए आइंस्टीन को तत्काल विश्वव्यापी प्रसिद्धि नहीं मिली। फिर भी कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया और उनके कार्य की गंभीरता को समझना शुरू कर दिया। इसी दौरान आइंस्टीन का जीवन पहले की तरह सादा बना रहा। वे प्रतिदिन समय पर पेटेंट कार्यालय पहुंचते, अपना कार्य करते और शाम को परिवार के साथ समय बिताते। उनके पड़ोसी शायद ही यह जानते हों कि उनके बीच रहने वाला यह साधारण व्यक्ति विज्ञान का भविष्य बदल रहा है। उन्हें प्रसिद्ध की कोई विशेष इच्छा नहीं थी। उनका सबसे बड़ा आनंद नई समस्याओं का समाधान खोजने में था। उनके मित्रों ने भी उनके विचारों पर चर्चा की। ओलंपिया अकादमी के साथियों के साथ वे अपने नए सिद्धांतों पर विचार विमर्श करते। वे आलोचना का स्वागत करते थे। यदि किसी ने उनके विचारों पर प्रश्न उठाया, तो वे उसे ध्यान से सुनते और तर्क के आधार पर उत्तर देते। उनका विश्वास था कि विज्ञान में किसी भी सिद्धांत की वास्तविक शक्ति उसके प्रमाण और तर्क में होती है, न कि किसी वैज्ञानिक की प्रतिष्ठा में। सन 1905 के अंत तक आइंस्टीन वैज्ञानिक जगत में धीरे धीरे पहचाने जाने लगे थे। विश्वविद्यालयों के कुछ प्रोफेसरों ने उनके शोध पत्रों का अध्ययन किया और उन्हें अत्यंत मौलिक माना। विशेष रूप से जर्मनी के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लैंक ने उनके कार्य में गहरी रुचि दिखाई। प्लैंक जैसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक का समर्थन मिलना आइंस्टीन के लिए महत्वपूर्ण था। इससे उनके सिद्धांतों को गंभीरता से लिया जाने लगा। इन उपलब्धियों के बावजूद उनके जीवन में कोई बड़ा बाहरी परिवर्तन नहीं आया। वे अभी भी पेटेंट कार्यालय में कार्यरत थे और साधारण वेतन पर अपना परिवार चला रहे थे। लेकिन उनके भीतर यह विश्वास मजबूत हो चुका था कि उन्होंने प्रकृति के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण नियमों को समझने की दिशा में सही कदम उठाया है। सन 1905 को बाद में वैज्ञानिकों ने एनस मिराबिलिस अर्थात चमत्कारी वर्ष का नाम दिया। इस एक वर्ष में प्रकाशित उनके 4 प्रमुख शोध पत्रों ने आधुनिक भौतिकी की 4 अलग अलग दिशाओं को नई गति दी।
प्रकाश की प्रकृति, परमाणुओं का अस्तित्व, समय और स्थान की नई व्याख्या तथा द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध, इन सभी क्षेत्रों में उनके विचारों ने विज्ञान को नए युग में प्रवेश कराया। इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जब किसी एक वैज्ञानिक ने एक ही वर्ष में इतने गहरे और व्यापक प्रभाव वाले शोध प्रस्तुत किए हों। इससे यह सिद्ध हुआ कि महान खोजों के लिए केवल बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। जिज्ञासा, स्वतंत्र चिंतन, धैर्य और सत्य की निरंतर खोज भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। आइंस्टीन ने यह साबित कर दिया कि यदि मनुष्य स्थापित धारणाओं पर प्रश्न पूछने का साहस रखता है तो वह पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। सन 1905 के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। उनके सामने अब नई चुनौतियां थीं। विशेष सापेक्षता सिद्धांत ने अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या अभी अधूरी थी। आइंस्टीन स्वयं जानते थे कि उनका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। वे एक ऐसे व्यापक सिद्धांत की खोज में लग गए जो गुरुत्वाकर्षण को भी उसी नई दृष्टि से समझा सके। अगले 10 वर्षों तक उन्होंने इसी लक्ष्य के लिए अथक परिश्रम किया। यही प्रयास आगे चलकर सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के रूप में सामने आया, जिसने ब्रह्मांड की हमारी समझ को और भी गहराई से बदल दिया। अगले अध्याय में हम सन 1906 से 1915 तक के उस महत्वपूर्ण दशक का अध्ययन करेंगे जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने निरंतर शोध, संघर्ष और असाधारण बौद्धिक परिश्रम के माध्यम से आधुनिक विज्ञान की सबसे महान उपलब्धियों में से एक को जन्म दिया। अब 5वें अध्याय में जानते हैं विशेष सापेक्षता से सामान्य सापेक्षता तक 1906 से 1915 तक। तो सन 1905 के चमत्कारी वर्ष के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उनके शोध पत्रों ने वैज्ञानिक जगत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था, लेकिन उन्हें तुरंत विश्वव्यापी प्रसिद्धि नहीं मिली। नए सिद्धांतों को समझने और स्वीकार करने में समय लगना स्वाभाविक था। फिर भी यूरोप के कई प्रमुख वैज्ञानिक उनके कार्य का गंभीर अध्ययन करने लगे। इस बीच आइंस्टीन पहले की तरह बर्न के संघीय पेटेंट कार्यालय में अपना काम करते रहे। दिन में सरकारी कर्मचारी और रात में वैज्ञानिक, उनका जीवन इसी संतुलन के साथ आगे बढ़ रहा था। सन 1906 में उन्हें पेटेंट कार्यालय में पदोन्नति मिली। इससे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हुई, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खुशी यह नहीं थी। उन्हें संतोष इस बात का था कि अब वे अपने वैज्ञानिक अनुसंधान को अधिक आत्मविश्वास के साथ जारी रख सकते थे। कार्यालय का काम पूरी ईमानदारी से करने के बाद वे अपना अधिकांश समय नए वैज्ञानिक प्रश्नों पर विचार करने में बिताते थे। उनके मन में अब एक ही लक्ष्य था, गुरुत्वाकर्षण को नए दृष्टिकोण से समझना। विशेष सापेक्षता सिद्धांत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और प्रकाश की गति प्रकृति का एक स्थिर नियम है। लेकिन इस सिद्धांत की एक सीमा भी थी। यह केवल उन परिस्थितियों पर लागू होता था जहां वस्तुएं समान गति से चल रही हों। यदि किसी वस्तु की गति बदल रही हो या उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हो, तो विशेष सापेक्षता पर्याप्त नहीं थी। आइंस्टीन जानते थे कि प्रकृति का कोई भी मूल सिद्धांत अधूरा नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की नई व्याख्या खोजने का निश्चय किया। सन 1907 में उनके मन में एक ऐसा विचार आया जिसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे सुखद विचार कहा। उन्होंने कल्पना की कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऊंची इमारत से स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रहा हो, तो गिरते समय उसे अपना भार महसूस नहीं होगा। उस क्षण उसे ऐसा लगेगा जैसे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव समाप्त हो गया हो। इसी साधारण सी कल्पना से समतुल्यता सिद्धांत का जन्म हुआ। यह विचार आगे चलकर सामान्य सापेक्षता सिद्धांत की आधारशिला बना। इस सिद्धांत का अर्थ था कि गुरुत्वाकर्षण और त्वरण के बीच गहरा संबंध है। यदि कोई व्यक्ति बंद कमरे में हो, तो केवल अपने अनुभव से वह हमेशा यह नहीं बता सकता कि वह गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे खड़ा है या कोई बल उसे ऊपर की ओर धकेल रहा है। यह विचार अत्यंत सरल दिखाई देता था, लेकिन इसके वैज्ञानिक परिणाम अत्यंत गहरे थे। इसी अवधि में आइंस्टीन के शोध को धीरे धीरे अधिक मान्यता मिलने लगी। वैज्ञानिक सम्मेलनों में उनके सिद्धांतों पर चर्चा होने लगी। विश्वविद्यालयों ने भी उनके कार्य पर ध्यान देना शुरू किया। सन 1908 में उन्हें पहली बार विश्वविद्यालय में अध्यापन का अवसर मिला। उन्होंने बर्न विश्वविद्यालय में अंशकालिक व्याख्याता के रूप में पढ़ाना शुरू किया। प्रारंभ में उनकी कक्षाओं में बहुत कम विद्यार्थी आते थे, लेकिन जो भी आते वे उनके पढ़ाने के ढंग से प्रभावित होते थे।
वे कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते थे। सन 1909 में उन्होंने पेटेंट कार्यालय की नौकरी छोड़ दी और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। अब वे पूर्ण रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान और अध्यापन के लिए समर्पित हो सकते थे। विश्वविद्यालय का वातावरण उनके लिए अत्यंत प्रेरणादायक था। यहाँ उन्हें प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और वैज्ञानिकों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिला। ज्यूरिख में रहते हुए उन्होंने गुरुत्वाकर्षण पर अपना कार्य और तेज कर दिया। उन्हें जल्दी ही यह अनुभव हुआ कि इस समस्या को हल करने के लिए केवल भौतिकी का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, इसके लिए अत्यंत उन्नत गणित की आवश्यकता थी। उन्होंने गणित की नई शाखाओं का अध्ययन प्रारंभ किया। यही वह समय था जब उन्हें अपने पुराने मित्र और गणितज्ञ मार्सेल ग्रॉसमैन की सहायता मिली। ग्रॉसमैन ने उन्हें रीमान ज्यामिति और टेंसर गणित से परिचित कराया। प्रारंभ में यह गणित आइंस्टीन के लिए कठिन था, लेकिन उन्होंने धैर्यपूर्वक इसका अध्ययन किया। वे समझ चुके थे कि यदि ब्रह्मांड की संरचना को सही रूप में समझना है तो गणित भी उतना ही गहरा होना चाहिए। अगले कई वर्षों तक उन्होंने भौतिकी और गणित को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। सन 1911 में आइंस्टीन को प्राग के जर्मन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने का अवसर मिला। प्राग में उन्होंने प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण के संबंध पर नए विचार विकसित किए। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यदि प्रकाश किसी विशाल पिंड जैसे सूर्य के पास से गुजरेगा तो उसका मार्ग थोड़ा मुड़ जाएगा। यह विचार उस समय अत्यंत नया था। बाद में वैज्ञानिकों ने इस भविष्यवाणी को सही सिद्ध किया। प्राग में उनका प्रवास अधिक लंबा नहीं रहा। सन 1912 में वे फिर से ज्यूरिख लौट आए और फेडरल पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रोफेसर बने, जहां वे कभी विद्यार्थी रह चुके थे। यहां उन्हें अनुसंधान के लिए बेहतर वातावरण मिला। उन्होंने ग्रॉसमैन के साथ मिलकर गुरुत्वाकर्षण के गणितीय सिद्धांत पर गहन कार्य प्रारंभ किया। इसी समय उनके पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ने लगा। लगातार वैज्ञानिक कार्य, यात्राएं और मानसिक व्यस्तता के कारण उनके और मिलेवा मारिच के संबंध पहले जैसे नहीं रहे। दोनों के विचारों में अंतर बढ़ने लगा। परिवार और विज्ञान के बीच संतुलन बनाए रखना उनके लिए कठिन होता जा रहा था। यद्यपि वे अपने बच्चों से प्रेम करते थे, फिर भी उनका अधिकांश समय अनुसंधान में बीतता था। सन 1913 में जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन को बर्लिन आने का निमंत्रण दिया। उन्हें प्रशियन विज्ञान अकादमी का सदस्य बनने और अनुसंधान करने का अवसर दिया गया। यह उस समय किसी भी वैज्ञानिक के लिए अत्यंत सम्मान की बात थी। आइंस्टीन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सन 1914 में बर्लिन चले गए। बर्लिन पहुंचने के कुछ ही समय बाद प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। पूरे यूरोप में तनाव और हिंसा फैल गई। अनेक वैज्ञानिक युद्ध प्रयासों में शामिल हो गए, लेकिन आइंस्टीन युद्ध के विरोधी थे। उनका विश्वास था कि विज्ञान का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना है, न कि विनाश के साधन तैयार करना। उन्होंने शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन किया। बर्लिन में रहते हुए उनका व्यक्तिगत जीवन और कठिन हो गया। मिलेवा बच्चों के साथ स्विट्जरलैंड लौट गई। दोनों अलग रहने लगे। इस अलगाव ने आइंस्टीन को मानसिक रूप से प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने अपने वैज्ञानिक कार्य को जारी रखा। वे जानते थे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। अगले 2 वर्षों तक उन्होंने दिन रात मेहनत की। कई बार उन्हें लगता कि समाधान मिल गया है, लेकिन बाद में गणितीय त्रुटि सामने आ जाती। वे फिर से शुरुआत करते। यह संघर्ष अत्यंत कठिन था। उन्होंने अनेक बार अपने समीकरण बदले, नई गणनाएं की और पुराने विचारों की समीक्षा की। उनकी दृढ़ता असाधारण थी। वे तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक प्रत्येक गणितीय परिणाम प्रकृति के नियमों से पूरी तरह मेल न खा जाए। अंततः नवंबर 1915 में उन्होंने प्रशियन विज्ञान अकादमी के सामने अपने सामान्य सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक थी। इस सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण की पूरी तरह नई व्याख्या दी। आइंस्टीन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण कोई अदृश्य बल नहीं है, जैसा न्यूटन ने माना था। वास्तव में विशाल द्रव्यमान वाले पिंड अपने आसपास के अंतरिक्ष और समय को मोड़ देते हैं। अन्य वस्तुएं उसी मुड़े हुए अंतरिक्ष समय में स्वाभाविक मार्ग का अनुसरण करती हैं। इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए अक्सर एक उदाहरण दिया जाता है। यदि एक खींची हुई रबर की चादर पर भारी गेंद रखी जाए तो चादर नीचे की ओर झुक जाती है। अब यदि उसके पास कोई छोटी गेंद रखी जाए तो वह बड़ी गेंद की ओर लुढ़कने लगती है।
उसी प्रकार सूर्य अपने विशाल द्रव्यमान के कारण अंतरिक्ष समय को मोड़ देता है और पृथ्वी सहित अन्य ग्रह उसी मुड़े हुए मार्ग पर उसकी परिक्रमा करते हैं। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत ने कई नई भविष्यवाणियां भी की। इसमें बताया गया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण समय की गति बदल सकती है, प्रकाश का मार्ग मुड़ सकता है और अत्यंत विशाल पिंडों के आसपास अंतरिक्ष स्वयं विकृत हो सकता है। बाद के वर्षों में इन सभी भविष्यवाणियों की वैज्ञानिक पुष्टि हुई। सन 1906 से 1915 तक का यह दशक आइंस्टीन के जीवन का सबसे कठिन और सबसे रचनात्मक काल था। उन्होंने सरकारी कर्मचारी से विश्व स्तरीय वैज्ञानिक बनने तक की यात्रा पूरी की। विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया, नए गणित का अध्ययन किया, व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना किया, विश्व युद्ध की अशांति देखी और अंततः ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसने ब्रह्मांड को समझने का मानव का तरीका बदल दिया। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं था, बल्कि यह मानव बुद्धि की शक्ति का भी प्रमाण था। इसने यह दिखाया कि गहरी जिज्ञासा, कल्पना शक्ति, गणितीय तर्क और वर्षों के धैर्यपूर्ण परिश्रम से प्रकृति के सबसे जटिल रहस्यों को भी समझा जा सकता है। अब अल्बर्ट आइंस्टीन केवल एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक नहीं रहे थे, वे विश्व विज्ञान के अग्रणी विचारक बन चुके थे। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार उनके सिद्धांतों की पुष्टि हुई, उन्हें विश्वव्यापी प्रसिद्धि मिली और वे 20वीं शताब्दी के सबसे सम्मानित वैज्ञानिकों में शामिल हो गए। अब छठे अध्याय में जानते हैं विश्वव्यापी प्रसिद्ध, नोबेल पुरस्कार और वैज्ञानिक नेतृत्व 1916 से 1925 तक। तो दोस्तों, सन 1915 में सामान्य सापेक्षता सिद्धांत प्रस्तुत करने के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन में एक नया युग आरंभ हुआ। वर्षों की कठिन मेहनत और गहन चिंतन के बाद उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की ऐसी व्याख्या दी थी जिसने विज्ञान की दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि किसी भी नए वैज्ञानिक सिद्धांत की तरह इसे भी तुरंत स्वीकार नहीं किया गया। वैज्ञानिक समुदाय को इसके गणितीय आधार और प्रयोगात्मक प्रमाणों की प्रतीक्षा थी। आइंस्टीन स्वयं भी जानते थे कि किसी सिद्धांत की वास्तविक सफलता तभी होती है जब प्रकृति उसे सही सिद्ध करे। इसलिए वे अपने सिद्धांत की जांच के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। सन 1916 में उन्होंने सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का विस्तृत विवरण प्रकाशित किया। यह शोध अत्यंत जटिल गणित पर आधारित था, इसलिए प्रारंभ में केवल कुछ ही वैज्ञानिक इसे पूरी तरह समझ सके। फिर भी जिन लोगों ने इसका गंभीर अध्ययन किया, वे इसकी मौलिकता से प्रभावित हुए। यह पहली बार था जब गुरुत्वाकर्षण को किसी बल के रूप में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष और समय की वक्रता के रूप में समझाया गया था। इस विचार ने भौतिकी और खगोल विज्ञान दोनों को नई दिशा दी। इसी वर्ष आइंस्टीन ने एक और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की। उन्होंने अपने समीकरणों के आधार पर बताया कि यदि बहुत विशाल पिंड गति करेंगे तो वे अंतरिक्ष समय में तरंगें उत्पन्न करेंगे। इन तरंगों को आज गुरुत्वीय तरंगें कहा जाता है। उस समय इतनी सूक्ष्म तरंगों को मापना संभव नहीं था, इसलिए यह केवल एक सैद्धांतिक भविष्यवाणी मानी गई। लगभग एक शताब्दी बाद आधुनिक उपकरणों ने इन तरंगों का प्रत्यक्ष पता लगाया और आइंस्टीन की भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप का वातावरण अशांत था। अनेक वैज्ञानिक युद्ध संबंधी कार्यों में लगे हुए थे, लेकिन आइंस्टीन ने हमेशा शांति का समर्थन किया। वे मानते थे कि विज्ञान का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना है, न कि युद्ध को अधिक विनाशकारी बनाना। उन्होंने युद्ध और हिंसा के विरुद्ध अपने विचार खुले रूप से व्यक्त किए। इस कारण कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। युद्ध के वर्षों में उनका निजी जीवन भी कठिनाइयों से भरा रहा। उनकी पत्नी मिलेवा मारीच और दोनों पुत्र स्विट्जरलैंड में रह रहे थे। दोनों के संबंध पहले ही कमजोर हो चुके थे। अंततः सन 1919 में उनका औपचारिक रूप से तलाक हो गया। यह निर्णय दोनों के लिए भावनात्मक रूप से कठिन था। आइंस्टीन अपने बच्चों से प्रेम करते थे और समय समय पर उनसे मिलने तथा उनका सहयोग करने का प्रयास करते रहे। इसी वर्ष उन्होंने अपनी चचेरी बहन एल्सा आइंस्टीन से विवाह किया। एल्सा उनका ध्यान रखती थीं और उनके व्यस्त जीवन को व्यवस्थित बनाने में सहायता करती थीं। वैज्ञानिक कार्यों में पूरी तरह डूबे रहने वाले आइंस्टीन के लिए यह सहयोग उपयोगी सिद्ध हुआ। विवाह के बाद भी उन्होंने अपना अधिकांश समय अनुसंधान, अध्यापन और वैज्ञानिक चर्चाओं में ही बिताया।
सन 1919 आइंस्टीन के जीवन का सबसे ऐतिहासिक वर्ष बन गया। इसी वर्ष ब्रिटिश खगोल शास्त्री सर आर्थर एडिंगटन के नेतृत्व में एक वैज्ञानिक अभियान आयोजित किया गया। उद्देश्य था पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ये जांचना कि क्या सूर्य के पास से गुजरने वाले तारों का प्रकाश वास्तव में मुड़ता है, जैसा आइंस्टीन ने अपने सामान्य सापेक्षता सिद्धांत में भविष्यवाणी की थी। 29 मई 1919 को हुए सूर्य ग्रहण के दौरान वैज्ञानिकों ने आवश्यक चित्र लिए और उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने दिखाया कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों का प्रकाश वास्तव में मुड़ता है और उसका मान लगभग वही था जिसकी भविष्यवाणी आइंस्टीन ने की थी। यह परिणाम सामान्य सापेक्षता सिद्धांत की पहली बड़ी प्रयोगात्मक पुष्टि थी। जब यह समाचार प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। समाचार पत्रों ने बड़े शीर्षकों के साथ लिखा कि ब्रह्मांड को समझने का नया युग शुरू हो गया है। अचानक अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। जो वैज्ञानिक कुछ वर्ष पहले तक केवल सीमित लोगों के बीच जाने जाते थे, वे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे चर्चित व्यक्तियों में शामिल हो चुके थे। पत्रकार उनसे मिलने आने लगे। विश्वविद्यालय उन्हें व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करने लगे। अनेक देशों की वैज्ञानिक संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया। लेकिन इतनी प्रसिद्धि मिलने के बाद भी उनके स्वभाव में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। वे पहले की तरह सरल जीवन जीते रहे। उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। वे साधारण कपड़े पहनते, लंबे बालों की परवाह नहीं करते और औपचारिकता से अधिक विचारों को महत्व देते थे। उनकी लोकप्रियता केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण नहीं थी। लोग उनके विनम्र व्यवहार, सरल भाषा और मानवता के प्रति समर्पण से भी प्रभावित होते थे। वे किसी भी व्यक्ति से बिना किसी अहंकार के बात करते थे। विद्यार्थियों के प्रश्नों का धैर्यपूर्वक उत्तर देना उन्हें अच्छा लगता था। सन 1921 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार उन्हें विशेष सापेक्षता सिद्धांत के लिए नहीं, बल्कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए दिया गया। उस समय तक कुछ वैज्ञानिक अभी भी सापेक्षता सिद्धांत पर चर्चा कर रहे थे, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव पर उनका कार्य पहले ही व्यापक रूप से स्वीकार किया जा चुका था। नोबेल समिति ने इसी योगदान को आधार बनाया। नोबेल पुरस्कार की घोषणा के समय आइंस्टीन विदेश यात्रा पर थे। बाद में उन्होंने पुरस्कार स्वीकार किया और अपने व्याख्यानों में विज्ञान के महत्व पर विस्तार से विचार व्यक्त किए। पुरस्कार राशि का अधिकांश भाग उन्होंने अपने पूर्व समझौते के अनुसार मिलेवा मारीच और अपने बच्चों के लिए दे दिया। यह उनके उत्तरदायित्व और वचनबद्धता का प्रमाण था। अब आइंस्टीन केवल एक वैज्ञानिक नहीं रहे थे, वे विज्ञान के वैश्विक प्रतिनिधि बन चुके थे। उन्हें यूरोप, अमेरिका और एशिया के अनेक देशों से आमंत्रण मिलने लगे। वे विभिन्न विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक संस्थानों में व्याख्यान देते। उनके व्याख्यानों में केवल वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि सामान्य लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित होते थे। कठिन वैज्ञानिक विषयों को सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाने की उनकी क्षमता लोगों को प्रभावित करती थी। सन 1921 और 1922 के दौरान उन्होंने अमेरिका की यात्रा की। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिए और वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व पर बल दिया। इसी यात्रा के दौरान उन्होंने यहूदी समुदाय द्वारा स्थापित किए जा रहे यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय के लिए भी समर्थन और धन जुटाने का कार्य किया। वे शिक्षा को समाज के विकास का सबसे शक्तिशाली साधन मानते थे। इसके बाद उन्होंने जापान, चीन, सिंगापुर और अन्य देशों की भी यात्रा की। जापान में उनका अत्यंत सम्मान किया गया। वहां उन्होंने केवल विज्ञान पर ही नहीं, बल्कि संस्कृति, शिक्षा और मानवता पर भी अपने विचार रखे। वे जहां भी जाते, स्थानीय लोगों की परंपराओं का सम्मान करते और नई बातें सीखने का प्रयास करते। विश्व भर की यात्राओं के दौरान उन्होंने ये अनुभव किया कि विज्ञान की कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती। विभिन्न देशों के वैज्ञानिक एक ही उद्देश्य से कार्य करते हैं, सत्य की खोज। यही कारण था कि वे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग के प्रबल समर्थक बने रहे। इस अवधि में उन्होंने क्वांटम सिद्धांत पर भी अपने विचार व्यक्त किए। यद्यपि उन्होंने प्रकाश के क्वांटम स्वरूप की व्याख्या की थी, फिर भी क्वांटम यांत्रिकी के कुछ पहलुओं को लेकर उनके मन में प्रश्न बने रहे। विशेष रूप से संभाव्यता पर आधारित व्याख्या उन्हें पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगती थी। वे मानते थे कि प्रकृति के नियमों में गहरा क्रम और निश्चितता अवश्य है। आगे चलकर इसी विषय पर उनकी कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक बहसें हुईं। प्रसिद्धि के बावजूद उनका दैनिक जीवन अत्यंत सरल बना रहा।
उन्हें लंबी सैर करना पसंद था। खाली समय में वे वायलिन बजाते और मोत्सार्ट तथा बीथोवन की रचनाएं सुनते। संगीत उन्हें मानसिक शांति देता था। उनका मानना था कि विज्ञान और संगीत दोनों मानव मस्तिष्क की रचनात्मकता के श्रेष्ठ रूप हैं। वे धन, पद और सम्मान को कभी अपना अंतिम लक्ष्य नहीं मानते थे। अनेक बार उन्हें बड़े आर्थिक प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने हमेशा स्वतंत्र अनुसंधान को प्राथमिकता दी। उनका विश्वास था कि वैज्ञानिक को सत्य की खोज किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि मानवता के हित में करनी चाहिए। सन 1925 तक पहुंचते पहुंचते अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व के सबसे सम्मानित वैज्ञानिक बन चुके थे। उनके सिद्धांतों ने आधुनिक भौतिकी की नींव को नया रूप दिया था। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत की सफलता ने उन्हें अमर बना दिया था और नोबेल पुरस्कार ने उनके योगदान को औपचारिक मान्यता प्रदान कर दी थी। फिर भी वे स्वयं को एक जिज्ञासु विद्यार्थी ही मानते रहे। उनके अनुसार विज्ञान में अंतिम सत्य कभी नहीं होता। हर उत्तर नए प्रश्नों को जन्म देता है। सन 1916 से 1925 तक का यह दशक अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन का स्वर्णिम काल था। इसी दौरान उनका महान वैज्ञानिक कार्य विश्व भर में स्वीकार किया गया। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत की पुष्टि हुई, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और वे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक नेतृत्व के प्रतीक बन गए। लेकिन उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। आने वाले वर्षों में उन्हें बदलती विश्व राजनीति, बढ़ते नाजीवाद, नई वैज्ञानिक चुनौतियों और मानवता के भविष्य से जुड़े कठिन प्रश्नों का सामना करना था। अगले अध्याय में हम सन 1925 से 1932 तक के उस दौर का अध्ययन करेंगे जब आइंस्टीन केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि विश्व शांति, शिक्षा और मानव अधिकारों के प्रभावशाली प्रवक्ता के रूप में भी उभरे। अब 7वें अध्याय में जानते हैं यात्राएं, सामाजिक विचार और बदलती दुनिया 1925 से 1932 तक। तो सन 1925 तक अल्बर्ट आइंस्टीन केवल एक महान वैज्ञानिक नहीं रहे थे, बल्कि पूरी दुनिया में ज्ञान, स्वतंत्र चिंतन और मानवता के प्रतीक बन चुके थे। उनके सापेक्षता सिद्धांत ने आधुनिक भौतिकी को नई दिशा दी थी और नोबेल पुरस्कार ने उनके योगदान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान कर दी थी। अब उन्हें विश्व के अनेक देशों से व्याख्यान देने, वैज्ञानिक सम्मेलनों में भाग लेने और विश्वविद्यालयों के विशेष कार्यक्रमों में शामिल होने के निमंत्रण मिलने लगे। इन यात्राओं ने उनके विचारों को और व्यापक बनाया। वे अलग अलग संस्कृतियों, समाजों और राजनीतिक परिस्थितियों को निकट से देखने लगे। इसी काल में उनका व्यक्तित्व केवल वैज्ञानिक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वे विश्व शांति, शिक्षा, मानव अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के समर्थक के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। सन 1925 के बाद आइंस्टीन ने यूरोप के विभिन्न देशों की यात्राएं जारी रखीं। जहां भी वे जाते, लोग उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र होते। उनके व्याख्यानों में केवल वैज्ञानिक विषय ही नहीं होते थे, बल्कि वे ज्ञान, नैतिकता और मानवता के महत्व पर भी विचार व्यक्त करते थे। उनका मानना था कि विज्ञान मनुष्य को शक्ति देता है, लेकिन उस शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब उसके साथ नैतिक जिम्मेदारी भी जुड़ी हो। इस समय तक दुनिया तेजी से बदल रही थी। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन उसके घाव अभी भी ताजा थे। कई देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर थी और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी। आइंस्टीन इन परिस्थितियों को चिंता के साथ देखते थे। वे मानते थे कि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। उनके अनुसार राष्ट्रों के बीच सहयोग, संवाद और शिक्षा ही स्थायी शांति का मार्ग है। आइंस्टीन ने इस अवधि में अनेक शांति संगठनों का समर्थन किया। वे ऐसे सम्मेलनों में भाग लेते जहां युद्ध रोकने और अंतर्राष्ट्रीय समझ बढ़ाने पर चर्चा होती थी। उनका विश्वास था कि वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी केवल नई खोज करना नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा दिखाना भी है। वे बार बार कहते थे कि यदि विज्ञान का उपयोग केवल हथियार बनाने के लिए किया जाएगा, तो मानव सभ्यता स्वयं अपने लिए खतरा बन जाएगी। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। अखबार उनके विचारों को प्रमुखता से प्रकाशित करते थे। पत्रकार उनसे केवल विज्ञान के बारे में ही नहीं, बल्कि राजनीति, शिक्षा और सामाजिक समस्याओं पर भी प्रश्न पूछते थे। आइंस्टीन हर विषय पर सावधानी से विचार करते और बिना आवश्यकता के किसी विवाद में पड़ने से बचते थे। वे तथ्यों और नैतिक मूल्यों के आधार पर अपनी बात रखते थे। इसी दौरान उन्होंने शिक्षा के महत्व पर विशेष बल दिया। उनका मानना था कि वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य में स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता विकसित करे। वे रटकर पढ़ने वाली शिक्षा प्रणाली के विरोधी थे।
उनका अनुभव स्वयं इस बात का प्रमाण था कि जिज्ञासा और कल्पना शक्ति किसी भी विद्यार्थी की सबसे बड़ी शक्ति होती है। वे शिक्षकों से आग्रह करते थे कि वे विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। आइंस्टीन ने कई अवसरों पर यह भी कहा कि केवल तकनीकी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। यदि मनुष्य के भीतर नैतिकता, संवेदनशीलता और दूसरों के प्रति सम्मान नहीं होगा, तो विज्ञान भी समाज का भला नहीं कर पाएगा। उनके विचारों का प्रभाव केवल वैज्ञानिकों पर ही नहीं, बल्कि शिक्षकों, विद्यार्थियों और सामान्य लोगों पर भी पड़ा। इस अवधि में उन्होंने अनेक प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के साथ विचारों का आदान प्रदान जारी रखा। विशेष रूप से क्वांटम यांत्रिकी का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा था। युवा वैज्ञानिक नए सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे थे, जिनमें प्रकृति के व्यवहार को संभाव्यता के आधार पर समझाया जा रहा था। आइंस्टीन ने इन खोजों की महत्ता स्वीकार की, लेकिन वे इसके कुछ दार्शनिक निष्कर्षों से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि प्रकृति के नियमों में गहरा क्रम और कारण अवश्य होना चाहिए। इसी संदर्भ में उनका प्रसिद्ध कथन सामने आया कि ईश्वर पासा नहीं खेलता। इस कथन का धार्मिक अर्थ नहीं था। उनका आशय यह था कि वे प्रकृति को पूरी तरह संयोग पर आधारित मानने के लिए तैयार नहीं थे। वे विश्वास करते थे कि भविष्य में और गहरे सिद्धांत खोजे जाएंगे जो इन घटनाओं की अधिक पूर्ण व्याख्या करेंगे। आइंस्टीन का जीवन अब भी अत्यंत सादा था। विश्व भर में प्रसिद्ध होने के बावजूद वे किसी प्रकार के दिखावे से दूर रहते थे। उन्हें साधारण कपड़े पहनना पसंद था। कई बार वे बिना मोजों के ही बाहर निकल जाते थे। उनके बिखरे हुए बाल और सरल मुस्कान उनकी पहचान बन चुके थे। लोग उनकी प्रतिभा के साथ साथ उनकी सादगी से भी प्रभावित होते थे। उनका संगीत प्रेम भी पहले की तरह बना रहा। व्यस्त कार्यक्रमों के बीच भी वे समय निकालकर वायलिन बजाते थे। संगीत उनके लिए मानसिक शांति का स्रोत था। कई बार वे अपने मित्रों के साथ बैठकर शास्त्रीय संगीत का आनंद लेते। उनका विश्वास था कि संगीत और विज्ञान दोनों में गहरी रचनात्मकता छिपी होती है। इस अवधि में उन्होंने अनेक विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां प्राप्त की। विभिन्न देशों की वैज्ञानिक संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया, लेकिन इन सम्मानों का उनके स्वभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे हमेशा कहते थे कि सम्मान से अधिक महत्वपूर्ण सत्य की खोज है। उनके लिए किसी कठिन वैज्ञानिक प्रश्न का समाधान किसी भी पुरस्कार से अधिक मूल्यवान था। दूसरी ओर यूरोप की राजनीतिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। विशेष रूप से जर्मनी में आर्थिक संकट गहराता जा रहा था। बेरोजगारी बढ़ रही थी और समाज में असंतोष फैल रहा था। इसी वातावरण में कुछ कट्टरपंथी राजनीतिक समूह लोकप्रिय होने लगे। आइंस्टीन इन घटनाओं को गहरी चिंता के साथ देखते थे। वे समझ रहे थे कि यदि समाज में घृणा और असहिष्णुता बढ़ेगी तो उसका परिणाम अत्यंत गंभीर होगा। एक यहूदी वैज्ञानिक होने के कारण वे यह भी महसूस करने लगे थे कि जर्मनी में यहूदी विरोधी विचार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यद्यपि उस समय तक स्थिति पूरी तरह गंभीर नहीं हुई थी, फिर भी उन्हें आने वाले संकट के संकेत दिखाई देने लगे थे। उन्होंने हमेशा सभी धर्मों और समुदायों के बीच समानता और सम्मान का समर्थन किया। उनके लिए किसी मनुष्य का मूल्य उसके धर्म, जाति या राष्ट्रीयता से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कार्य से निर्धारित होता था। सन 1927 में उन्होंने बेल्जियम में आयोजित एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सम्मेलन में भाग लिया। वहां विश्व के अनेक प्रमुख वैज्ञानिक उपस्थित थे। इन बैठकों में आधुनिक भौतिकी के भविष्य पर गहन चर्चा हुई। आइंस्टीन ने अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए और नए सिद्धांतों पर खुलकर प्रश्न उठाए। वे बहस को विज्ञान की प्रगति का आवश्यक हिस्सा मानते थे। उनके लिए असहमति किसी व्यक्तिगत विरोध का नहीं, बल्कि सत्य की खोज का माध्यम थी। इसी समय उनकी मुलाकात दुनिया के अनेक युवा वैज्ञानिकों से हुई। वे नई पीढ़ी की प्रतिभा की सराहना करते थे और उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित करते थे। कई युवा शोधकर्ता आइंस्टीन को अपना आदर्श मानते थे। वे उनके साथ कुछ समय बिताना अपने जीवन का सौभाग्य समझते थे। सन 1930 और 1931 के दौरान आइंस्टीन ने अमेरिका की भी यात्राएं की। वहां के विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रगति देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। अमेरिका में उन्हें यह अनुभव हुआ कि विज्ञान के लिए नए अवसर तेजी से विकसित हो रहे हैं। उस समय उन्हें शायद यह अनुमान नहीं था कि कुछ वर्षों बाद यही देश उनका स्थायी निवास बनेगा। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने यह भी देखा कि अलग-अलग देशों की समस्याएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन शिक्षा, शांति और वैज्ञानिक सहयोग की आवश्यकता हर जगह समान है। उन्होंने अपने भाषणों में बार बार कहा कि मानवता का भविष्य किसी एक राष्ट्र की सफलता पर नहीं,
बल्कि पूरी दुनिया के सहयोग पर निर्भर करता है। सन 1932 तक पहुंचते पहुंचते यूरोप में राजनीतिक तनाव और बढ़ गया। जर्मनी में कट्टर राष्ट्रवाद तेजी से फैल रहा था। आइंस्टीन को महसूस होने लगा कि आने वाले वर्ष कठिन हो सकते हैं। उनके मित्र भी उन्हें सावधान रहने की सलाह देने लगे। वे स्वयं हिंसा और घृणा के विरोधी थे, इसलिए बढ़ती राजनीतिक उग्रता उन्हें अत्यंत चिंतित करती थी। इसके बावजूद उन्होंने अपना वैज्ञानिक कार्य जारी रखा। वे एक ऐसे सिद्धांत की खोज में लगे थे जो प्रकृति की सभी मूलभूत शक्तियों को एक साथ समझा सके। यद्यपि यह लक्ष्य अत्यंत कठिन था, फिर भी उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। उनका विश्वास था कि प्रकृति के नियम अंततः एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसी दिन उन्हें एक व्यापक सिद्धांत के माध्यम से समझा जा सकेगा। सन 1925 से 1932 तक का यह काल अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन में व्यापक परिवर्तन का समय था। वे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक से आगे बढ़कर मानवता की आवाज बन चुके थे। उन्होंने विज्ञान, शिक्षा, शांति और नैतिकता के पक्ष में अपने विचार पूरी दुनिया के सामने रखे। उन्होंने यह दिखाया कि एक वैज्ञानिक की जिम्मेदारी केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं होती, बल्कि समाज के प्रति भी होती है। इसी अवधि में बदलती विश्व राजनीति ने उनके जीवन की दिशा भी बदलनी शुरू कर दी थी। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि जर्मनी में नाज़ीवाद के उदय, बढ़ते यहूदी विरोध और राजनीतिक उथल-पुथल ने किस प्रकार आइंस्टीन को अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर किया और कैसे उन्होंने अमेरिका में अपने जीवन का एक नया अध्याय आरंभ किया। अब 8वें अध्याय में जानते हैं नाज़ीवाद का उदय, जर्मनी से पलायन और अमेरिका में नया जीवन 1933 से 1939 तक। तो सन 1933 अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन का सबसे निर्णायक वर्षों में से एक था। इससे पहले वे विज्ञान, शिक्षा और विश्व शांति के प्रतीक बन चुके थे, लेकिन अब उन्हें ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिनका प्रभाव केवल उनके व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के इतिहास पर पड़ा। जर्मनी में नाज़ीवाद तेजी से उभर रहा था और घृणा, हिंसा तथा कट्टर राष्ट्रवाद का वातावरण बनता जा रहा था। एक यहूदी वैज्ञानिक और खुले विचारों वाले बुद्धिजीवी होने के कारण आइंस्टीन इस बदलते माहौल को गहरी चिंता के साथ देख रहे थे। उन्हें महसूस होने लगा था कि जर्मनी अब वह देश नहीं रहा जहां स्वतंत्र विचारों और वैज्ञानिक अनुसंधान का सम्मान किया जाता था। सन 1932 के अंतिम महीनों में आइंस्टीन अमेरिका और यूरोप की यात्राओं में व्यस्त थे। इसी दौरान जर्मनी की राजनीति में बड़े परिवर्तन होने लगे। आर्थिक संकट, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता ने कट्टरपंथी शक्तियों को मजबूत कर दिया। जनवरी 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। उसके सत्ता में आते ही देश की नीतियों में तेजी से बदलाव शुरू हो गया। नाजी सरकार ने यहूदियों, राजनीतिक विरोधियों और स्वतंत्र विचार रखने वाले बुद्धिजीवियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए। जब यह घटनाएं घट रही थीं, उस समय आइंस्टीन जर्मनी से बाहर थे। उन्होंने समाचारों के माध्यम से बदलती परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त की। शीघ्र ही उन्हें स्पष्ट हो गया कि जर्मनी लौटना उनके लिए सुरक्षित नहीं होगा। नाजी नेताओं ने उनके विचारों की खुलकर आलोचना करनी शुरू कर दी। उनके वैज्ञानिक कार्यों को भी यहूदी विज्ञान कहकर बदनाम करने का प्रयास किया गया। यह केवल व्यक्तिगत विरोध नहीं था, बल्कि ज्ञान और स्वतंत्र सोच पर भी हमला था। कुछ ही समय बाद नाजी समर्थकों ने बर्लिन स्थित उनके घर और संपत्ति की तलाशी ली। उनके बैंक खाते और संपत्ति पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। समाचार पत्रों में उनके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए गए। कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने तो उनके सिर पर इनाम तक घोषित कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में जर्मनी लौटना असंभव हो गया। आइंस्टीन ने मार्च 1933 में औपचारिक रूप से जर्मनी की नागरिकता और प्रशियन विज्ञान अकादमी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह निर्णय उनके लिए भावनात्मक रूप से कठिन था। उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष जर्मनी में बिताए थे और वहीं उन्होंने सामान्य सापेक्षता सिद्धांत विकसित किया था। फिर भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे ऐसे देश में नहीं रह सकते जहां स्वतंत्रता, न्याय और मानव गरिमा का सम्मान न किया जाए। जर्मनी छोड़ने के बाद वे कुछ समय के लिए बेल्जियम में रहे। वहां की सरकार ने उनकी सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए, क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। इस कठिन समय में भी उन्होंने अपना वैज्ञानिक कार्य नहीं छोड़ा। वे जहां भी रहते, पुस्तकें, कागज और समीकरण उनके साथ रहते थे। विज्ञान उनके लिए केवल पेशा नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य था। इसी दौरान उन्हें अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में स्थित प्रिंसटन के नवस्थापित
इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी से स्थायी रूप से जुड़ने का प्रस्ताव मिला। यह संस्थान विश्व के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों और विद्वानों को स्वतंत्र वातावरण में अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करता था। आइंस्टीन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह निर्णय उनके जीवन का नया अध्याय सिद्ध हुआ। सन 1933 के अंत तक वे अमेरिका पहुंच गए और प्रिंसटन में अपना कार्य आरंभ किया। यहां उन्हें किसी प्रकार के प्रशासनिक दबाव से मुक्त होकर केवल अनुसंधान पर ध्यान देने का अवसर मिला। संस्थान ने उन्हें पूरी स्वतंत्रता दी कि वे अपनी रुचि के विषयों पर काम करें। यह वातावरण उनके स्वभाव के अनुकूल था। प्रिंसटन में उनका जीवन अत्यंत सादा था। वे प्रतिदिन पैदल या साइकिल से संस्थान जाते। उनके कपड़े पहले की तरह साधारण रहते। वे प्रसिद्ध के बावजूद किसी प्रकार की औपचारिकता पसंद नहीं करते थे। उनके बिखरे हुए बाल, हाथ में पाइप और शांत मुस्कान प्रिंसटन की पहचान बन गए। विद्यार्थी और सहकर्मी उनके सरल व्यवहार से प्रभावित रहते थे। अमेरिका पहुंचने के बाद भी उनका मन यूरोप की घटनाओं से जुड़ा रहा। जर्मनी में यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की खबरें उन्हें गहराई से दुखी करती थीं। उन्होंने अनेक शरणार्थी वैज्ञानिकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों की सहायता करने का प्रयास किया। वे विश्वविद्यालयों और संस्थानों से अनुरोध करते कि वे यूरोप से भागकर आने वाले प्रतिभाशाली लोगों को अवसर दें। उनकी सिफारिश के कारण अनेक वैज्ञानिक सुरक्षित देशों में पहुंच सके। इस समय आइंस्टीन केवल विज्ञान तक सीमित नहीं रहे। वे मानवाधिकारों और शरणार्थियों के अधिकारों के प्रबल समर्थक बन गए। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसके धर्म या जन्मस्थान से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और प्रतिभा से निर्धारित होना चाहिए। उन्होंने अनेक भाषणों और लेखों में घृणा, नस्लवाद और तानाशाही का विरोध किया। प्रिंसटन में उनका वैज्ञानिक कार्य भी जारी रहा। वे प्रकृति की सभी मूलभूत शक्तियों को एकीकृत करने वाले सिद्धांत की खोज में लगे रहे। उनका विश्वास था कि ब्रह्मांड के सभी नियम अंततः एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यद्यपि यह समस्या अत्यंत कठिन थी और इसका समाधान उन्हें अपने जीवन काल में नहीं मिल सका, फिर भी उन्होंने अंतिम समय तक इस दिशा में प्रयास जारी रखा। सन 1935 में उन्होंने प्रिंसटन के पास एक साधारण सा घर खरीदा। यहीं उन्होंने अपने जीवन के अंतिम लगभग 20 वर्ष बिताए। यह घर वैज्ञानिक चर्चाओं, संगीत, पुस्तकों और विद्यार्थियों के आने जाने का केंद्र बन गया। अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिक उनसे मिलने आते और कठिन वैज्ञानिक प्रश्नों पर चर्चा करते। आइंस्टीन हमेशा नए विचारों का स्वागत करते थे। इसी अवधि में उनकी वैज्ञानिक बहसें भी जारी रहीं, विशेष रूप से क्वांटम यांत्रिकी के विषय में उनके और युवा वैज्ञानिकों के बीच विचारों का अंतर बना रहा। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ ऐसे विचार प्रयोग प्रस्तुत किए जिनका उद्देश्य यह जांचना था कि क्या क्वांटम सिद्धांतपूर्ण है। यद्यपि बाद के वर्षों में क्वांटम यांत्रिकी और अधिक विकसित हुई, फिर भी आइंस्टीन के प्रश्नों ने इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1936 उनके लिए व्यक्तिगत रूप से दुखद वर्ष रहा। उनकी पत्नी एल्सा आइंस्टीन का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। यह उनके जीवन का एक और बड़ा आघात था। एल्सा ने कठिन वर्षों में उनका साथ दिया था और उनके व्यस्त जीवन को व्यवस्थित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पत्नी की मृत्यु के बाद आइंस्टीन और अधिक शांत तथा एकांत प्रिय हो गए। उन्होंने अपने आप को फिर से वैज्ञानिक अनुसंधान और संगीत में व्यस्त कर लिया। यूरोप की राजनीतिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। नाजी जर्मनी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा था और पड़ोसी देशों पर दबाव बना रहा था। आइंस्टीन इन घटनाओं को गहरी चिंता के साथ देखते थे। वे जीवन भर शांति के समर्थक रहे थे, लेकिन अब उन्हें महसूस होने लगा कि यदि आक्रामक तानाशाही को नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया एक और भयानक युद्ध की ओर बढ़ सकती है। सन 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का विलय कर लिया और इसके बाद यूरोप में तनाव और बढ़ गया। यहूदियों के विरुद्ध अत्याचार भी अधिक क्रूर हो गए। हजारों लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित देशों की ओर भागने लगे। आइंस्टीन ने जहां तक संभव हुआ शरणार्थियों की आर्थिक और नैतिक सहायता की। वे अनेक राहत संगठनों से जुड़े और लोगों से सहायता करने की अपील करते रहे। इस बीच अमेरिका में उनका सम्मान लगातार बढ़ रहा था। प्रिंसटन में वे केवल एक महान वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि नैतिक नेतृत्व के प्रतीक भी माने जाते थे। विद्यार्थी उनके पास केवल विज्ञान सीखने नहीं, बल्कि जीवन के बारे में सलाह लेने भी आते थे। वे हमेशा विनम्रता से बातचीत करते और जिज्ञासा को ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत बताते। सन 1939 तक यूरोप में युद्ध लगभग निश्चित दिखाई देने लगा था। इसी वर्ष कुछ वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन को चेतावनी दी
कि नाजी जर्मनी परमाणु विखंडन के क्षेत्र में शोध कर रहा है और संभव है कि वह अत्यंत शक्तिशाली हथियार विकसित करने का प्रयास करे। यह सूचना आइंस्टीन के लिए अत्यंत चिंताजनक थी। वे जानते थे कि यदि ऐसा हथियार तानाशाही सरकार के हाथ में पहुंच गया तो उसके परिणाम पूरी मानवता के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। सन 1933 से 1939 तक का यह काल अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन में गहरे परिवर्तन का समय था। उन्होंने अपना प्रिय देश छोड़ा, तानाशाही और घृणा का विरोध किया, अमेरिका में नया जीवन शुरू किया, शरणार्थियों की सहायता की और विज्ञान के साथ साथ मानवता की रक्षा के लिए भी अपनी आवाज उठाई। यह वही समय था जिसने उन्हें केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता, न्याय और मानवीय मूल्यों के वैश्विक प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया। अगले अध्याय में हम द्वितीय विश्व युद्ध, परमाणु युग की शुरुआत और उन कठिन नैतिक निर्णयों की चर्चा करेंगे जिनका सामना आइंस्टीन को 1939 से 1945 के बीच करना पड़ा। अब 9वें अध्याय में जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, परमाणु युग और नैतिक दुविधाएं 1939 से 1945 तक। तो सन 1939 में अल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जहां विज्ञान, राजनीति और नैतिकता एक दूसरे से गहराई से जुड़ गए। वे जीवन भर शांति, मानवता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के समर्थक रहे थे। उन्होंने युद्ध का लगातार विरोध किया था और हथियारों की होड़ को मानव सभ्यता के लिए खतरा बताया था। लेकिन यूरोप की बदलती परिस्थितियों ने उन्हें ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया जहां उन्हें अपने सिद्धांतों और वास्तविक परिस्थितियों के बीच कठिन निर्णय लेना पड़ा। यही कारण है कि सन 1939 से 1945 का काल उनके जीवन का सबसे जटिल और भावनात्मक अध्याय माना जाता है। इसी वर्ष जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा नाभिकीय विखंडन की खोज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई। वैज्ञानिकों ने पाया कि यूरेनियम के परमाणु का विखंडन होने पर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह खोज वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी, लेकिन इसके साथ ही यह आशंका भी उत्पन्न हुई कि यदि इस ऊर्जा का उपयोग हथियार बनाने में किया गया तो पहले से कहीं अधिक विनाशकारी बम बनाए जा सकते हैं। अमेरिका में रह रहे कुछ यूरोपीय वैज्ञानिक, विशेष रूप से वे जो नाजी जर्मनी से भागकर आए थे, इस संभावना को लेकर अत्यंत चिंतित थे। उन्हें डर था कि यदि जर्मनी सबसे पहले परमाणु बम बना लेता है तो पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इन वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन से संपर्क किया। वे जानते थे कि आइंस्टीन का नाम विश्व भर में सम्मान के साथ लिया जाता है और उनकी बात को गंभीरता से सुना जाएगा। आइंस्टीन स्वयं नाभिकीय हथियारों के निर्माण पर काम नहीं कर रहे थे। वास्तव में उनकी विशेषज्ञता सैद्धांतिक भौतिकी में थी, न कि परमाणु इंजीनियरिंग में। फिर भी उन्होंने वैज्ञानिकों की चिंताओं को गंभीरता से सुना। लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने अगस्त 1939 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को भेजे जाने वाले एक प्रसिद्ध पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस पत्र का प्रारूप मुख्यतः भौतिक विज्ञानी लियोस जिलार्ड ने तैयार किया था। पत्र में चेतावनी दी गई थी कि नाजी जर्मनी परमाणु बम बनाने का प्रयास कर सकता है और अमेरिका को भी इस दिशा में वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना चाहिए। यह पत्र इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। इसके बाद अमेरिकी सरकार ने नाभिकीय अनुसंधान को अधिक गंभीरता से लेना शुरू किया। आगे चलकर इसी प्रक्रिया ने मैनहट्टन परियोजना का रूप लिया। हालांकि आइंस्टीन स्वयं इस परियोजना का हिस्सा नहीं बने, अमेरिकी सरकार ने उन्हें इस गुप्त परियोजना में शामिल नहीं किया क्योंकि उन्हें अत्यधिक गोपनीय सैन्य कार्यों के लिए सुरक्षा अनुमति नहीं दी गई थी। उनका योगदान केवल प्रारंभिक चेतावनी तक सीमित रहा। सितंबर 1939 में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। धीरे धीरे पूरा यूरोप युद्ध की आग में घिर गया। फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और अनेक अन्य देशों पर जर्मन सेना ने कब्जा कर लिया। लाखों लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए। आइंस्टीन इन घटनाओं को गहरी पीड़ा के साथ देखते थे। वे जानते थे कि युद्ध का सबसे अधिक नुकसान निर्दोष नागरिकों को उठाना पड़ता है। युद्ध के दौरान उन्होंने अमेरिका में रहकर शरणार्थियों की सहायता का कार्य जारी रखा। उन्होंने अनेक यहूदी वैज्ञानिकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को अमेरिका तथा अन्य सुरक्षित देशों में बसने में मदद की। वे राहत कोषों के लिए धन एकत्र करते और लोगों से मानवता के आधार पर सहायता करने की अपील करते। उनके लिए किसी भी व्यक्ति का जीवन अत्यंत मूल्यवान था।
प्रिंसटन में उनका दैनिक जीवन अपेक्षाकृत शांत बना रहा। वे संस्थान में अपने शोध पर कार्य करते, विद्यार्थियों से चर्चा करते और समय मिलने पर वायलिन बजाते। लेकिन युद्ध की खबरें लगातार उन्हें परेशान करती थीं। यूरोप में उनके अनेक मित्र और परिचित कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। कई वैज्ञानिक अपने देश छोड़ चुके थे और कुछ युद्ध में मारे भी गए। इसी दौरान नाजी शासन द्वारा यहूदियों पर अत्याचार लगातार बढ़ते गए। बाद के वर्षों में दुनिया को पता चला कि लाखों यहूदियों और अन्य निर्दोष लोगों की संगठित हत्या की गई थी। इन घटनाओं ने आइंस्टीन को भीतर तक झकझोर दिया। वे मानव इतिहास के सबसे बड़े मानवीय संकट को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक विफलता मानते थे। युद्ध के वर्षों में भी उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान जारी रखा। उनका मुख्य ध्यान एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत पर था। वे प्रकृति की सभी मूलभूत शक्तियों को एक ही गणितीय ढांचे में समझाना चाहते थे। यद्यपि इस दिशा में उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली, फिर भी उन्होंने अपने प्रयास बंद नहीं किए। उनके लिए अनुसंधान जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया थी। आइंस्टीन को अनेक बार युद्ध संबंधी वैज्ञानिक परियोजनाओं में शामिल होने के प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष सैन्य अनुसंधान से दूरी बनाए रखी। उनका विश्वास था कि वैज्ञानिक का अंतिम उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। फिर भी वे यह समझते थे कि यदि नाजी जर्मनी परमाणु हथियार बना लेता तो पूरी दुनिया के लिए परिणाम अत्यंत भयावह हो सकते थे। यही कारण था कि उन्होंने 1939 के पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। सन 1941 में अमेरिका औपचारिक रूप से युद्ध में शामिल हो गया। इसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान की गति और तेज हो गई। मैनहट्टन परियोजना में हजारों वैज्ञानिक और इंजीनियर कार्य करने लगे। आइंस्टीन इस परियोजना से बाहर रहे, लेकिन उन्हें यह जानकारी थी कि अमेरिका परमाणु बम विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वे इस विषय को लेकर चिंतित भी थे और आशान्वित भी कि शायद इस हथियार का केवल भय ही युद्ध को समाप्त कर देगा। इन वर्षों में उन्होंने अनेक सार्वजनिक भाषण दिए, जिनमें लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों का समर्थन किया। वे बार बार कहते थे कि विज्ञान तभी उपयोगी है जब उसका उद्देश्य मानव कल्याण हो। यदि ज्ञान का उपयोग घृणा और विनाश के लिए किया जाएगा तो वह सभ्यता को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे ले जाएगा। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया। 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया। इन दोनों हमलों में लाखों लोग सीधे या बाद में विकिरण के प्रभाव से प्रभावित हुए। जब आइंस्टीन को इन घटनाओं का समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्हें इस बात का गहरा एहसास हुआ कि द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध पर उनके प्रसिद्ध समीकरण E = mc की घात 2 ने अंततः ऐसे हथियारों के विकास का वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, यद्यपि उन्होंने स्वयं कभी इस दिशा में कार्य नहीं किया था। उन्होंने बाद में कई अवसरों पर कहा कि यदि उन्हें पहले से पता होता कि जर्मनी परमाणु बम बनाने में सफल नहीं होगा तो वे संभवतः राष्ट्रपति को वह पत्र लिखने का समर्थन नहीं करते। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी नैतिक दुविधाओं में से एक थी। वे अपने निर्णय को उस समय की परिस्थितियों के संदर्भ में उचित मानते थे, लेकिन परमाणु हथियारों के वास्तविक परिणाम देखकर अत्यंत दुखी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद उन्होंने परमाणु हथियारों के नियंत्रण और विश्व शांति के लिए खुलकर अभियान चलाना शुरू किया। उनका मानना था कि यदि मानवता ने परमाणु युग में भी पुराने राजनीतिक तरीकों को नहीं बदला तो भविष्य में और भी भयानक युद्ध हो सकते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक संस्थाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। युद्ध ने आइंस्टीन के विचारों को और अधिक मानवीय बना दिया। वे पहले भी शांति के समर्थक थे, लेकिन अब वे परमाणु हथियारों के खतरे को पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से रखने लगे। उन्होंने वैज्ञानिकों से भी आग्रह किया कि वे अपने ज्ञान की नैतिक जिम्मेदारी को समझें। उनके अनुसार विज्ञान और नैतिकता को कभी अलग नहीं किया जा सकता। इन कठिन वर्षों के बावजूद उनका व्यक्तिगत जीवन पहले की तरह सरल रहा। वे प्रिंसटन में सादगी से रहते, विद्यार्थियों से मिलते, संगीत का आनंद लेते और प्रतिदिन अपने शोध पर काम करते। प्रसिद्धि और सम्मान के बावजूद उनमें कोई अहंकार नहीं था। वे स्वयं को आजीवन विद्यार्थी मानते रहे। सन 1939 से 1945 तक का यह काल अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण दौर था। उन्होंने तानाशाही के विरुद्ध आवाज उठाई, मानवता की रक्षा के लिए कठिन निर्णय लिया, युद्ध की भयावहता देखी और परमाणु युग की शुरुआत का साक्षी बने। इन अनुभवों ने उन्हें और अधिक दृढ़ बना दिया
कि विज्ञान का भविष्य केवल ज्ञान में नहीं बल्कि उसके नैतिक उपयोग में भी निहित है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अब दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही थी, परमाणु युग। आइंस्टीन समझ चुके थे कि आने वाली पीढ़ियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल नई खोजें करना नहीं होगी, बल्कि उन खोजों का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना भी होगा। अगले अध्याय में हम सन 1945 से 1952 तक के उनके जीवन का अध्ययन करेंगे, जब वे विश्व शांति, परमाणु निरस्त्रीकरण और मानव एकता के सबसे प्रभावशाली प्रवक्ताओं में से एक बन गए। अब 10वें अध्याय में जानते हैं युद्ध के बाद का जीवन, शांति का संदेश और अंतिम शोध 1945 से 1952 तक। तो सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन मानव इतिहास एक नए और अनिश्चित युग में प्रवेश कर चुका था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों के उपयोग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि विज्ञान अब ऐसी शक्ति बन चुका है जो पूरी मानव सभ्यता के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन इस परिवर्तन को गहरी चिंता के साथ देख रहे थे। यद्यपि उन्होंने स्वयं परमाणु बम के निर्माण में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभाई थी, फिर भी वे इस बात को लेकर संवेदनशील थे कि उनके वैज्ञानिक कार्यों का उपयोग अंततः विनाशकारी हथियारों के विकास में भी हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा शांति, परमाणु निरस्त्रीकरण और मानवता के भविष्य के लिए समर्पित कर दिया। प्रिंसटन में उनका जीवन पहले की तरह सरल बना रहा। वे प्रतिदिन अपने घर से पैदल चलकर या किसी मित्र के साथ संस्थान पहुंचते। उनका कमरा पुस्तकों, कागजों और गणितीय समीकरणों से भरा रहता था। उम्र बढ़ने के बावजूद उनकी जिज्ञासा कम नहीं हुई थी। वे हर दिन कई घंटे वैज्ञानिक अनुसंधान में बिताते। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य अब भी वही था, प्रकृति की सभी मूलभूत शक्तियों को एक ही सिद्धांत में समाहित करना। यह कार्य अत्यंत कठिन था। सामान्य सापेक्षता गुरुत्वाकर्षण की सफल व्याख्या करती थी, जबकि विद्युत और चुंबकत्व के अपने अलग नियम थे। आइंस्टीन चाहते थे कि इन सभी को एक व्यापक गणितीय ढांचे में समझाया जाए। इसे वे एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत कहते थे। उन्होंने अनेक नए गणितीय विचारों का उपयोग किया, लेकिन समस्या इतनी जटिल थी कि अंतिम समाधान उनके जीवन काल में नहीं मिल सका। कई युवा वैज्ञानिक अब क्वांटम यांत्रिकी पर काम कर रहे थे। यह विज्ञान की नई और अत्यंत सफल शाखा बन चुकी थी। आइंस्टीन इसके अनेक परिणामों को स्वीकार करते थे, लेकिन इसकी दार्शनिक व्याख्या से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि प्रकृति में केवल संभाव्यता ही अंतिम सत्य नहीं हो सकती। वे विश्वास करते थे कि भविष्य में कोई और गहरा सिद्धांत खोजा जाएगा जो इन घटनाओं की अधिक पूर्ण व्याख्या करेगा। युद्ध समाप्त होने के बाद दुनिया दो महाशक्तियों, अमेरिका और सोवियत संघ, के बीच विभाजित होने लगी। यह समय शीत युद्ध की शुरुआत का था। दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। परमाणु हथियारों की होड़ भी शुरू हो चुकी थी। आइंस्टीन को यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक लगती थी। उनका मानना था कि यदि परमाणु हथियारों का प्रसार इसी प्रकार जारी रहा, तो भविष्य में कोई भी युद्ध पूरी मानव सभ्यता के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। इसी चिंता के कारण उन्होंने अनेक वैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर परमाणु हथियारों के नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सार्वजनिक सभाओं, लेखों और साक्षात्कारों के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया कि विज्ञान का उपयोग शांति और विकास के लिए होना चाहिए। वे यह भी कहते थे कि वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी केवल नई खोज करना नहीं, बल्कि उनके सामाजिक परिणामों पर भी विचार करना है। सन 1946 में उन्होंने इमरजेंसी कमेटी ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स नामक संगठन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संगठन का उद्देश्य लोगों को परमाणु हथियारों के खतरों के बारे में जागरूक करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। आइंस्टीन इस संस्था के माध्यम से धन जुटाते, व्याख्यान देते और विश्व नेताओं से अपील करते कि वे हथियारों की होड़ को रोकने का प्रयास करें। उनका मानना था कि केवल वैज्ञानिक प्रगति से मानवता सुरक्षित नहीं हो सकती। यदि नैतिकता, न्याय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं होगा, तो विज्ञान भी विनाश का साधन बन सकता है। वे बार बार कहते थे कि मानव जाति के सामने सबसे बड़ी चुनौती तकनीकी नहीं, बल्कि नैतिक है। इसी अवधि में आइंस्टीन ने नागरिक अधिकारों के समर्थन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। अमेरिका में उस समय नस्लीय भेदभाव एक गंभीर सामाजिक समस्या थी। उन्होंने खुलकर कहा कि किसी भी समाज में रंग, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता।
वे अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के अधिकारों के समर्थक बने और कई अवसरों पर समानता तथा न्याय के पक्ष में अपनी आवाज उठाई। प्रिंसेटन में रहने वाले लोग उन्हें केवल महान वैज्ञानिक के रूप में नहीं, बल्कि अत्यंत विनम्र पड़ोसी के रूप में भी जानते थे। वे बच्चों से स्नेहपूर्वक बात करते, विद्यार्थियों के प्रश्नों का धैर्य से उत्तर देते और अपने घर आने वाले अतिथियों का सरलता से स्वागत करते। उन्हें औपचारिकता पसंद नहीं थी। वे कहते थे कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके पद या प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से तय होता है। उनकी दिनचर्या बहुत नियमित थी। सुबह वे अध्ययन करते, दोपहर में संस्थान जाते और शाम को वायलिन बजाते या मित्रों से चर्चा करते। संगीत उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बना रहा। मोत्सार्ट और बीथोवन की रचनाएं उन्हें विशेष रूप से प्रिय थीं। उनका विश्वास था कि संगीत मनुष्य की रचनात्मकता को उसी प्रकार विकसित करता है जैसे विज्ञान बुद्धि को विकसित करता है। आइंस्टीन को अनेक देशों से सम्मान और पुरस्कार मिलते रहे। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियां प्रदान की। दुनिया के प्रमुख वैज्ञानिक उनसे मिलने प्रिंसटन आते। फिर भी वे स्वयं को किसी विशेष स्थान पर नहीं रखते थे। वे अक्सर कहते थे कि उन्होंने केवल प्रकृति द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को समझने का प्रयास किया है। उनके अनुसार ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती। सन 1948 और 1949 के दौरान उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन उन्होंने अपना अनुसंधान नहीं छोड़ा। वे प्रतिदिन नए समीकरण लिखते और पुराने विचारों की समीक्षा करते। कई बार उनके सहयोगी उन्हें आराम करने की सलाह देते, लेकिन वे मुस्कुराकर कहते कि जब तक सोचने की क्षमता है तब तक काम करना चाहिए। इसी समय उनके और अन्य वैज्ञानिकों के बीच क्वांटम सिद्धांत पर बहसें जारी रहीं। यद्यपि नई पीढ़ी के अधिकांश वैज्ञानिक क्वांटम यांत्रिकी को स्वीकार कर चुके थे, फिर भी आइंस्टीन अपने प्रश्नों पर दृढ़ रहे। उनका उद्देश्य किसी सिद्धांत का विरोध करना नहीं था, बल्कि उसे और अधिक गहराई से समझना था। बाद के वर्षों में वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया कि उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों ने क्वांटम भौतिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1950 में उन्होंने एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित अपने नए विचार प्रकाशित किए। यद्यपि यह कार्य व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया, फिर भी उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे। वे असफलता से कभी निराश नहीं होते थे। उनका विश्वास था कि हर प्रयास ज्ञान की दिशा में एक कदम होता है। सन 1952 में उनके जीवन में एक अत्यंत असामान्य घटना घटी। उसी वर्ष इजराइल के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर चैम वीजमैन का निधन हो गया। इसके बाद इजराइल सरकार ने अल्बर्ट आइंस्टीन को देश का दूसरा राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव उनके प्रति विश्व भर के सम्मान का प्रमाण था। आइंस्टीन इस सम्मान से भावुक हुए, लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके पास प्रशासन और राजनीति का आवश्यक अनुभव नहीं है। उनका मानना था कि वे वैज्ञानिक और विचारक के रूप में मानवता की अधिक अच्छी सेवा कर सकते हैं। यह निर्णय उनके विनम्र स्वभाव और आत्मज्ञान का उदाहरण था। वे जानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसके लिए वह सबसे अधिक उपयुक्त हो। इस अवधि में उन्होंने अनेक लेख लिखे, जिनमें विश्व सरकार जैसी अवधारणा पर भी विचार व्यक्त किए। उनका विश्वास था कि यदि परमाणु हथियारों के युग में विश्व शांति बनाए रखनी है, तो राष्ट्रों के बीच अधिक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करनी होगी। यद्यपि उनके सभी विचार व्यवहार में लागू नहीं हो सके, फिर भी उन्होंने वैश्विक सहयोग पर होने वाली चर्चाओं को नई दिशा दी। सन 1945 से 1952 तक का यह काल अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन में वैज्ञानिक अनुसंधान और सामाजिक उत्तरदायित्व का अद्भुत संतुलन प्रस्तुत करता है। उन्होंने अपनी बढ़ती उम्र और कमजोर होते स्वास्थ्य के बावजूद ज्ञान की खोज नहीं छोड़ी। साथ ही उन्होंने परमाणु हथियारों के खतरे, विश्व शांति, मानव अधिकारों और शिक्षा के महत्व पर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। इस समय तक वे केवल 20वीं शताब्दी के सबसे महान वैज्ञानिक नहीं, बल्कि मानवता की अंतरात्मा की आवाज बन चुके थे। उनके लिए विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य सत्य की खोज के साथ साथ मानव कल्याण भी था। वे मानते थे कि यदि ज्ञान के साथ करुणा और नैतिकता नहीं होगी, तो प्रगति अधूरी रहेगी। सन 1952 के बाद उनका स्वास्थ्य और अधिक कमजोर होने लगा, लेकिन उनकी जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं हुई। जीवन के अंतिम वर्षों में भी वे अपने अध्ययन कक्ष में बैठकर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयास करते रहे। अगले अध्याय में हम 1952 से 1955 तक के उनके अंतिम वर्षों, उनके निधन और पूरी दुनिया द्वारा दी गई श्रद्धांजलि का विस्तृत अध्ययन करेंगे।
अब 11वें अध्याय में जानते हैं अंतिम वर्ष, मृत्यु और विश्व की श्रद्धांजलि 1952 से 1955 तक। तो सन 1952 के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ने लगा। उनकी आयु अब 70 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। शरीर पहले की तुलना में कमजोर हो गया था, लेकिन उनका मन आज भी उतना ही जिज्ञासु था जितना युवावस्था में था। विज्ञान के प्रति उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। वे प्रतिदिन अपने अध्ययन कक्ष में बैठकर गणितीय समीकरणों पर काम करते, वैज्ञानिक लेख पढ़ते और प्रकृति के रहस्यों को समझने का प्रयास करते। उनके लिए जीवन का अर्थ था सीखना, सोचना और सत्य की खोज करते रहना। इजराइल का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव अस्वीकार करने के बाद उन्होंने पूरी तरह अपने अनुसंधान और सामाजिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर दिया। उनका मानना था कि वे राजनीति की तुलना में विज्ञान और मानवता की सेवा अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। वे स्वयं को कभी नेता या शासक नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि उनका सबसे बड़ा योगदान स्वतंत्र विचारों और वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से समाज को दिशा देना है। इन वर्षों में उनका मुख्य शोध विषय अब भी एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत था। वे चाहते थे कि गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय बल को एक ही गणितीय सिद्धांत में समझाया जाए। प्रतिदिन वे नए समीकरण लिखते, पुराने परिणामों की समीक्षा करते और अपने विचारों पर पुनः विचार करते। अनेक बार उन्हें लगता कि वे समाधान के निकट पहुंच गए हैं, लेकिन फिर कोई गणितीय कठिनाई सामने आ जाती। इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका विश्वास था कि सत्य की खोज में निरंतर प्रयास ही सबसे महत्वपूर्ण है। प्रिंसटन में उनका जीवन अत्यंत सरल बना रहा। वे किसी भी प्रकार की औपचारिकता पसंद नहीं करते थे। अक्सर वे बिना टाई के साधारण स्वेटर पहनकर संस्थान पहुंच जाते। उनके बिखरे हुए सफेद बाल, हाथ में कुछ कागज और चेहरे पर हल्की मुस्कान उन्हें देखते ही पहचान दिला देते थे। उन्हें देखकर नए विद्यार्थी आश्चर्य करते कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक इतना सरल जीवन कैसे जी सकता है। उनकी दिनचर्या लगभग निश्चित रहती थी। सुबह वे घर पर अध्ययन करते, फिर संस्थान जाते और सहकर्मियों से वैज्ञानिक चर्चाएं करते। दोपहर के बाद वे घर लौटते और कुछ समय वायलिन बजाते। संगीत अब भी उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे कहते थे कि जब कोई कठिन वैज्ञानिक समस्या उलझा देती है, तब संगीत मन को नई दिशा देता है। मोत्सार्ट और बीथोवन की रचनाएं उन्हें विशेष आनंद देती थीं। आइंस्टीन को बच्चों से विशेष स्नेह था। जब भी कोई विद्यार्थी उनसे मिलने आता, वे धैर्यपूर्वक उसके प्रश्न सुनते। वे कभी किसी प्रश्न को छोटा या महत्वहीन नहीं मानते थे। उनका कहना था कि विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति जिज्ञासा है। यदि कोई बच्चा प्रश्न पूछना बंद कर दे, तो उसकी सीखने की गति भी रुक जाती है। यही कारण था कि वे शिक्षा में स्वतंत्र चिंतन को सबसे अधिक महत्व देते थे। उनकी प्रसिद्धि लगातार बनी हुई थी। दुनिया के विभिन्न देशों से वैज्ञानिक, लेखक, पत्रकार और विद्यार्थी उनसे मिलने प्रिंसटन आते। वे सभी का विनम्रता से स्वागत करते। यदि कोई उनसे ऑटोग्राफ मांगता, तो वे मुस्कुराकर दे देते, लेकिन वे स्वयं को कभी विशेष व्यक्ति नहीं मानते थे। उनका कहना था कि यदि लोगों को उनके कार्य से प्रेरणा मिलती है, तो वही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। यद्यपि उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में कभी विलासिता को स्थान नहीं दिया। उन्हें महंगी वस्तुओं या भव्य जीवन शैली में कोई रुचि नहीं थी। वे साधारण भोजन करते, पैदल चलना पसंद करते और जितना संभव हो अपने कार्य स्वयं करते। उनका मानना था कि सरल जीवन मनुष्य को अधिक स्वतंत्र बनाता है। इन अंतिम वर्षों में उन्होंने अनेक लेख और संदेश लिखे, जिनमें उन्होंने विश्व शांति, परमाणु हथियारों के नियंत्रण और मानव एकता की आवश्यकता पर बल दिया। वे बार बार कहते थे कि विज्ञान ने मनुष्य को अपार शक्ति दी है, लेकिन यदि इस शक्ति का उपयोग बुद्धिमानी और नैतिकता के साथ नहीं किया गया, तो मानव सभ्यता स्वयं अपने अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है। उनका विश्वास था कि भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। वे चाहते थे कि राष्ट्र आपसी विवादों का समाधान युद्ध के बजाय बातचीत और कानून के माध्यम से करें। उनके अनुसार परमाणु युग में युद्ध का अर्थ केवल सैनिकों की हार या जीत नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता का विनाश भी हो सकता है। सन 1954 में उनका स्वास्थ्य पहले से अधिक खराब रहने लगा। चिकित्सकों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने अपने वैज्ञानिक कार्यों की गति कम नहीं की। वे कहते थे कि जब तक सोचने की क्षमता है, तब तक कार्य करते रहना चाहिए। वे अपने अध्ययन कक्ष में घंटों बैठकर समीकरण लिखते रहते। उनके सहयोगी अक्सर कहते थे
कि वे अंतिम समय तक भी एक विद्यार्थी की तरह सीखते रहे। इसी अवधि में उन्होंने दार्शनिक और वैज्ञानिक विषयों पर अनेक पत्र लिखे। उनमें वे ज्ञान, नैतिकता, धर्म और विज्ञान के संबंध पर विचार व्यक्त करते थे। उनका मानना था कि विज्ञान और नैतिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। विज्ञान हमें यह बताता है कि संसार कैसे कार्य करता है, जबकि नैतिकता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने ज्ञान का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। सन 1955 की शुरुआत तक उनकी आयु 76 वर्ष हो चुकी थी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही थीं। कई वर्ष पहले उनके शरीर की मुख्य धमनी में एक उभार, जिसे महाधमनी धमनी विस्फार कहा जाता है, पाया गया था। चिकित्सकों ने उसका उपचार किया था, लेकिन अब वह समस्या फिर गंभीर होने लगी। इसके बावजूद उन्होंने अपने जीवन की सामान्य दिनचर्या बनाए रखने का प्रयास किया। अप्रैल 1955 में उनकी तबीयत अचानक अधिक खराब हो गई। उन्हें प्रिंसटन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने शल्य चिकित्सा की सलाह दी, लेकिन आइंस्टीन ने इसे स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि जीवन को कृत्रिम रूप से लंबा करना उचित नहीं है। उन्होंने शांत भाव से कहा कि जब प्रकृति अपना कार्य पूरा कर चुकी है, तो उसे स्वीकार करना चाहिए। वे अंतिम समय तक गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते थे। अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी उन्होंने अपना कार्य पूरी तरह नहीं छोड़ा। वे अपने साथ कुछ कागज और गणितीय नोट्स लेकर गए थे। वे अंतिम दिनों तक एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत पर विचार करते रहे। उनके लिए विज्ञान जीवन का अंतिम क्षण तक साथ निभाने वाला साथी था। 18 अप्रैल 1955 की सुबह प्रिंसटन अस्पताल में अल्बर्ट आइंस्टीन का शांतिपूर्वक निधन हो गया। उस समय उनकी आयु 76 वर्ष थी। उनके निधन का समाचार कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में फैल गया। समाचार पत्रों, रेडियो और वैज्ञानिक संस्थानों ने उन्हें 20वीं शताब्दी का सबसे महान वैज्ञानिक बताया। अनेक देशों के नेताओं, वैज्ञानिकों और शिक्षकों ने उनके प्रति गहरी श्रद्धांजलि व्यक्त की। आइंस्टीन ने अपने जीवन काल में ही इच्छा व्यक्त की थी कि उनके निधन के बाद कोई भव्य अंतिम संस्कार या स्मारक न बनाया जाए। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पूजा किसी महान व्यक्ति के रूप में की जाए। उनकी इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार अत्यंत सादगी से किया गया। उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया और उनकी अस्थियां एक अज्ञात स्थान पर विसर्जित कर दी गईं, ताकि वह स्थान किसी तीर्थ स्थल का रूप न ले सके। उनके निधन के बाद उनके अध्ययन कक्ष को देखकर लोगों ने महसूस किया कि विश्व का सबसे महान वैज्ञानिक कितने साधारण वातावरण में कार्य करता था। उनकी मेज पर अधूरे समीकरण, खुले हुए कागज और पुस्तकें रखी थीं। यह दृश्य मानो यह बता रहा था कि ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती। वैज्ञानिक चला गया था, लेकिन उसके प्रश्न आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ गया था। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक संगठनों ने उनके सम्मान में विशेष सभाएं आयोजित की। उनके सहयोगियों ने कहा कि आइंस्टीन ने केवल नए सिद्धांत ही नहीं दिए, बल्कि वैज्ञानिक सोच का नया तरीका भी सिखाया। उन्होंने लोगों को यह साहस दिया कि यदि कोई प्रश्न अनसुलझा है, तो उसे नए दृष्टिकोण से देखने में संकोच नहीं करना चाहिए। साधारण लोगों ने भी उन्हें केवल वैज्ञानिक के रूप में नहीं, बल्कि शांति, विनम्रता और मानवता के प्रतीक के रूप में याद किया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि महानता केवल असाधारण बुद्धि से नहीं आती, बल्कि सत्य के प्रति ईमानदारी, निरंतर परिश्रम और मानवता के प्रति करुणा से भी आती है। सन 1952 से 1955 तक का यह अंतिम काल जीवन की समाप्ति का नहीं, बल्कि एक महान यात्रा की पूर्णता का काल था। अपने अंतिम दिनों तक आइंस्टीन ने सीखना, सोचना और प्रश्न पूछना नहीं छोड़ा। उन्होंने विज्ञान को मानवता की सेवा का माध्यम माना और अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि ज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य मनुष्य और समाज को बेहतर बनाना है। उनकी मृत्यु के साथ एक युग समाप्त हुआ, लेकिन उनके विचार जीवित रहे। उनके सिद्धांत आज भी ब्रह्मांड को समझने का आधार हैं और उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और मानवता का मार्ग दिखाता है। अगले और अंतिम अध्याय में हम अल्बर्ट आइंस्टीन की वैज्ञानिक विरासत, उनके व्यक्तित्व, उनके विचारों और मानव सभ्यता पर उनके स्थायी प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आखिरी और 12वें अध्याय में जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की विरासत, विज्ञान, मानवता और अमर प्रेरणा। तो दोस्तों, 18 अप्रैल 1955 को अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन अवश्य हो गया, लेकिन उनके विचार, सिद्धांत और आदर्श आज भी जीवित हैं। बहुत कम वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जिनका प्रभाव केवल प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों तक सीमित न रहकर पूरी मानव सभ्यता पर पड़ा हो।
आइंस्टीन उन्हीं विरले व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने न केवल भौतिकी की दिशा बदल दी, बल्कि यह भी सिखाया कि विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य मानव जीवन को समझना और उसे बेहतर बनाना है। उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने ज्ञान को कभी व्यक्तिगत सफलता का साधन नहीं बनाया। उनके लिए विज्ञान सत्य की खोज का माध्यम था और सत्य मानवता की साझा धरोहर। आइंस्टीन की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि सापेक्षता सिद्धांत माना जाता है। विशेष सापेक्षता ने समय, स्थान और ऊर्जा के बारे में मनुष्य की पारंपरिक धारणाओं को बदल दिया। उनके प्रसिद्ध समीकरण E बराबर mc की घात 2 ने यह सिद्ध किया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे चलकर यही सिद्धांत आधुनिक परमाणु ऊर्जा के वैज्ञानिक आधारों में से एक बना। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण की ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की जिसने ब्रह्मांड को देखने का तरीका ही बदल दिया। आज ग्रहों की गति, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, गुरुत्वीय तरंगें और ब्रह्मांड के विस्तार जैसे अनेक विषयों को समझने में यही सिद्धांत आधार का कार्य करता है। उनका प्रकाश विद्युत प्रभाव पर किया गया कार्य भी आधुनिक विज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इसी शोध के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। इस सिद्धांत ने यह स्पष्ट किया कि प्रकाश केवल तरंग ही नहीं, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे कणों के रूप में भी व्यवहार कर सकता है। इसी विचार ने आगे चलकर क्वांटम भौतिकी के विकास को गति दी। आज सौर ऊर्जा, प्रकाश संवेदी उपकरणों और अनेक आधुनिक तकनीकों की वैज्ञानिक नींव में यह खोज शामिल है। आइंस्टीन ने ब्राउनियन गति की व्याख्या करके परमाणुओं और अणुओं के वास्तविक अस्तित्व को मजबूत वैज्ञानिक आधार दिया। उस समय कुछ वैज्ञानिक अभी भी परमाणुओं के अस्तित्व पर संदेह करते थे। उनके कार्य ने यह सिद्ध किया कि पदार्थ वास्तव में अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है। इस खोज ने आधुनिक रसायन विज्ञान, भौतिकी और पदार्थ विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कई वैज्ञानिक भविष्यवाणियां उनके जीवन काल में पूरी तरह सिद्ध नहीं हो सकीं, लेकिन बाद के दशकों में आधुनिक तकनीक ने उन्हें सही साबित कर दिया। उदाहरण के लिए, सामान्य सापेक्षता के आधार पर उन्होंने गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी की थी। लगभग 100 वर्ष बाद वैज्ञानिकों ने विशेष उपकरणों की सहायता से इन तरंगों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। इसी प्रकार ब्लैक होल की अवधारणा भी उनके सिद्धांतों से निकली, जिसकी पुष्टि बाद में विभिन्न खगोलीय अध्ययनों और आधुनिक दूरबीनों द्वारा हुई। आज विश्व की अनेक आधुनिक तकनीकें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आइंस्टीन के सिद्धांतों पर आधारित हैं। उपग्रहों से संचालित वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणालियां, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा, चिकित्सा में प्रयुक्त कई उन्नत उपकरण, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स तथा लेजर तकनीक जैसे अनेक क्षेत्रों में उनके वैज्ञानिक विचारों का उपयोग होता है। इससे स्पष्ट होता है कि उनका योगदान केवल सैद्धांतिक नहीं था, बल्कि मानव जीवन को व्यावहारिक रूप से भी प्रभावित करता है। लेकिन आइंस्टीन की महानता केवल उनके वैज्ञानिक कार्यों तक सीमित नहीं थी। वे एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने मानवता, शांति और नैतिकता को विज्ञान के समान ही महत्वपूर्ण माना। उन्होंने बार बार कहा कि ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसका उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाए। यदि विज्ञान का प्रयोग घृणा, हिंसा और विनाश के लिए होगा, तो वह मानव सभ्यता के लिए खतरा बन जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध और परमाणु बमों के उपयोग के बाद उन्होंने पूरी दुनिया को चेतावनी दी कि भविष्य में युद्धों से बचना मानवता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने परमाणु हथियारों के नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्व शांति के लिए निरंतर प्रयास किए। उनका विश्वास था कि राष्ट्रों के बीच संवाद और शिक्षा ही स्थायी शांति का मार्ग है। आज भी परमाणु निरस्त्रीकरण और वैश्विक सहयोग से जुड़ी चर्चाओं में उनके विचारों का उल्लेख किया जाता है। आइंस्टीन सामाजिक समानता के भी समर्थक थे। उन्होंने नस्लीय भेदभाव, धार्मिक असहिष्णुता और किसी भी प्रकार के अन्याय का विरोध किया। उनका मानना था कि सभी मनुष्य समान सम्मान के अधिकारी हैं। वे यहूदी समुदाय से जुड़े थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी धर्म या जाति को श्रेष्ठ नहीं माना। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म मानवता था। यही कारण है कि दुनिया के विभिन्न देशों और संस्कृतियों के लोग उन्हें समान सम्मान देते हैं। शिक्षा के विषय में भी उनके विचार अत्यंत प्रेरणादायक थे। उनका विश्वास था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षाएं पास करना नहीं, बल्कि स्वतंत्र चिंतन और रचनात्मकता का विकास करना है। वे विद्यार्थियों से कहते थे कि कभी प्रश्न पूछना बंद मत करो। उनके अनुसार जिज्ञासा ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है।
आज दुनिया के अनेक शिक्षक और शिक्षाविद उनके इस विचार को शिक्षा का महत्वपूर्ण सिद्धांत मानते हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही प्रेरणादायक था जितना उनका वैज्ञानिक जीवन। विश्व भर में प्रसिद्ध होने के बावजूद वे अत्यंत सादा जीवन जीते रहे। उन्हें महंगे वस्त्र, विलासिता और दिखावे में कोई रुचि नहीं थी। वे साधारण कपड़े पहनते, संगीत सुनते, वायलिन बजाते और अपने अध्ययन में लगे रहते। उनका व्यवहार विनम्र था और वे किसी भी व्यक्ति से बिना किसी अहंकार के बातचीत करते थे। यह सादगी उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। आइंस्टीन का हास्य बोध भी अद्भुत था। वे कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना जानते थे। जब लोग उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते तो वे अक्सर कहते कि उनकी सफलता का रहस्य केवल यह है कि वे किसी समस्या पर दूसरों की अपेक्षा अधिक समय तक विचार करते हैं। इस उत्तर में उनकी विनम्रता और परिश्रम दोनों झलकते हैं। उनके व्यक्तित्व का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था गलतियों से सीखने की क्षमता। वैज्ञानिक जीवन में उन्होंने अनेक बार अपने विचार बदले, नई गणनाएं की और अपनी त्रुटियों को स्वीकार किया। वे मानते थे कि विज्ञान में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण सत्य होता है। यदि कोई नया प्रमाण सामने आए तो वैज्ञानिक को उसे स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। आइंस्टीन की स्मृति में आज दुनिया भर में अनेक विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, पुरस्कारों, सड़कों और संग्रहालयों का नाम रखा गया है। उनके जन्म दिवस पर विभिन्न देशों में विज्ञान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उनके सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं। उनकी तस्वीर, उनके प्रसिद्ध समीकरण और उनके प्रेरक विचार आज भी विज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। विज्ञान के इतिहास में आइंस्टीन का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। उनसे पहले आइजैक न्यूटन ने गति और गुरुत्वाकर्षण के नियमों की मजबूत नींव रखी थी। आइंस्टीन ने उसी नींव को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मांड की और अधिक व्यापक व्याख्या प्रस्तुत की। उनके बाद आने वाले वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांतों के आधार पर आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान, खगोल भौतिकी और उच्च ऊर्जा भौतिकी का विकास किया। इस प्रकार वे विज्ञान की निरंतर चलने वाली महान परंपरा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी बने। आज भी वैज्ञानिक उनके अधूरे सपने, एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आधुनिक भौतिकी में गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम यांत्रिकी को एक साथ समझाने की खोज जारी है। यद्यपि अभी तक अंतिम समाधान नहीं मिला है, लेकिन आइंस्टीन का सपना आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरित करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन यह सिखाता है कि महान उपलब्धियां सो केवल असाधारण बुद्धि से नहीं मिलती। उनके पीछे अथक परिश्रम, गहरी जिज्ञासा, स्वतंत्र सोच, धैर्य और सत्य के प्रति ईमानदारी होती है। बचपन में जिन्हें कुछ लोग साधारण विद्यार्थी समझते थे, वही व्यक्ति आगे चलकर 20वीं शताब्दी का सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक बना। यह तथ्य हर विद्यार्थी और शोधकर्ता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने यह भी सिखाया कि विज्ञान और मानवता एक दूसरे के पूरक हैं। यदि ज्ञान के साथ करुणा, नैतिकता और जिम्मेदारी जुड़ी हो, तभी वह समाज के लिए लाभदायक बनता है। यही कारण है कि आइंस्टीन को केवल महान वैज्ञानिक नहीं, बल्कि महान मानवतावादी भी कहा जाता है। उनकी विरासत केवल पुस्तकों, समीकरणों और प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों के मन में भी जीवित है जो जिज्ञासा, स्वतंत्र विचार और सत्य की खोज में विश्वास रखते हैं। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि एक व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से पूरी दुनिया को नई दिशा दे सकता है। इस प्रकार अल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन 1879 से 1955 तक की एक अद्भुत यात्रा है। एक जिज्ञासु बालक से विश्व विख्यात वैज्ञानिक बनने की यात्रा, एक महान विचारक से मानवता के प्रवक्ता बनने की यात्रा और अंततः एक ऐसे अमर व्यक्तित्व की यात्रा जिसकी प्रेरणा आने वाली अनगिनत पीढ़ियों तक विज्ञान, शिक्षा और मानव कल्याण का मार्ग प्रकाशित करती रहेगी। उनकी कहानी केवल एक वैज्ञानिक की जीवनी नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस, विनम्रता और मानवता की अनंत शक्ति की कहानी है। तो दोस्तों, अंत में आशा करता हूं कि आपको एल्बर्ट आइंस्टीन की यह बायोग्राफी आई बुक पसंद आई होंगी और आपको कुछ न कुछ प्रेरणा, जानकारी और सीख मिली होंगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।